CAR, CAR इसको कहते हैं कैश एसेट रेशियो, कैश एसेट, कैश एडविकेसी रेशियो, कैश एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। बहुत अच्छे से समझना इसको, अभी देखो समझ में आ जाएगा। पूंजी पर्याप्तता अनुपात। अब देखिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बात करते हैं। देखो कहा जाता है बैंक जो भी लोन देता है, जो भी लोन देता है, हर लोन रिस्की होता है, ठीक, हर लोन रिस्की होता है, जो भी लोन देता है हर लोन रिस्की होता है। यार रिस्की का मतलब यह है कि वह लोन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। रिस्की का एक कतई मतलब नहीं है कि लोन वापस ही नहीं आएगा। भैया आपने किसी को उधारी दे दिया तो वह उधारी रिस्क में चला गया, जिसको दिया वो वापस भी कर सकता है नहीं भी वापस कर सकता है। वैसे ही बैंक जितना भी लोन देता है हर लोन रिस्की होता है। हर सेक्टर में अलग अलग रिस्क होते हैं। कभी क्या होता है कि हमने लोन दिया, देने वाला देना भी चाहता है, लेकिन मार्केट में कुछ रिस्क हो गया, वो देना चाहता था, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई वो दे नहीं पाया। ठीक, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कोरोना के टाइम में घटना घटी थी। जो टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री, वो पुणे से संभवतः मुंबई आ रहे थे, आप लोगों को याद होगा, और उनकी कार एक्सीडेंट की थी और उनकी डेथ हो गई। याद है ना? ठीक, उनकी डेथ हो गई, कार एक्सीडेंट हो गई और उनकी डेथ हो गई। आप कहोगे ये बात हम इस टॉपिक में क्यों उदाहरण दे रहे हैं? ठीक, हुआ क्या, साइरस डेथ और एक्सीडेंट तो भारत में रोज होते हैं, लेकिन साइरस मिस्त्री का डेथ हुआ था, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन का डेथ हुआ था। उनकी मर्सिडीज एक्सीडेंट की थी, डिवाइडर से टकरा गई थी। सोशल मीडिया पर यह बात चलने लगी कि मर्सिडीज तो बहुत सेफ्टी कार है, मर्सिडीज में तो एक्सीडेंट के बाद भी व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहिए। यानी साइरस मिस्त्री की मौत से धीरे धीरे मामला मर्सिडीज की सेफ्टी पर आ गया। लोग ये मानने लगे कि मर्सिडीज बहुत सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी नाम पर चर्चा होने लगी, अन्य कारों से और मर्सिडीज की सेफ्टी की बात होने लगी, और इससे मर्सिडीज का खरीदारी कम हो गई, मर्सिडीज बिक्री कम हो गई। मर्सिडीज को अपना सेफ्टी नॉर्म चेंज करना पड़ा, वो कारें जो मार्केट बिक चुकी थी उनको वापस बुलाना पड़ा, उसमें ढेर सारे सेफ्टी फीचर चेंज करने पड़े। अब ये क्या है, मर्सिडीज तो बड़ी सक्सेस कंपनी थी, लेकिन उस दौर में मर्सिडीज की बिक्री कम हो गई, मर्सिडीज के शेयर गिर गए, मर्सिडीज घाटे में चली गई, पूरी दुनिया में मर्सिडीज घाटे में चली। अब उस समय जब मर्सिडीज घाटे में गई तो बैंकों का जो लोन था, जो EMI था उस समय चुकाना था, उसे चुकाने में दिक्कत आने लगी। ठीक, समझना बात को, ये है मार्केट रिस्क, ये है मार्केट रिस्क। मर्सिडीज कंपनी खूब चल रही थी, लेकिन मार्केट में एक्सीडेंट हो गया। ठीक, मार्केट में एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट से एक हवा बन गई कि मर्सिडीज सुरक्षित कार नहीं है। अरे भाई दुनिया की कोई भी सुरक्षित, कोई भी कार ओवर स्पीड से चलाओगे दुर्घटना होगी होगी। ठीक, समझ में आ गई बात? लेकिन मार्केट रिस्क हो गया, मर्सिडीज घाटे में चली गई। तो इसी प्रकार कोई भी ऐसा लोन नहीं है जो सुरक्षित हो, हर लोन रिस्की होता है। अब आरबीआई क्या करती है, भारत के मामले में आरबीआई और दुनिया के मामले में हर देश का सेंट्रल बैंक क्या करता है, हर साल एक डाटा प्रकाशित करता है जो बैंकों को देता है कि किस सेक्टर में आप लोन दे रहे हो, उस सेक्टर में कितना % लोन पर रिस्क है, इसका डाटा प्रकाशित करता है। बैंक करता क्या है, आरबीआई करता क्या है, अब एक एग्जांपल से समझना। आरबीआई करता क्या है, आरबीआई कहता है कि हम हर सेक्टर पर कितना % का रिस्क है, इसका एक अनुमान लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ये कोई बैंक है, मान लीजिए ये कोई बैंक है, ये कोई बैंक है। ठीक, इस बैंक ने ऑटो लोन दिया, ठीक, ऑटो लोन। ठीक, आरबीआई कह रही है कि इस सीजन में इस साल ऑटो लोन पर 50% का रिस्क है। आरबीआई कह रही है कि इस सीजन में ऑटो लोन पर 50% का रिस्क है। मान लीजिए आरबीआई ने कह दिया, ये एग्जांपल है, मान लीजिए आरबीआई ने कह दिया कि इस सीजन में ऑटो लोन पर 50% का रिस्क है। आरबीआई कह रही है कि इस सीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स लोन पर, इलेक्ट्रॉनिक्स लोन पर, ठीक, आरबीआई कह रही है ठीक 10% का रिस्क है। ठीक, आरबीआई कह रही है कि इस साल रियल एस्टेट पर, आरबीआई कह रही है कि इस साल रियल एस्टेट पर 0% का रिस्क है। ऐसे वो देती रहती है। एक रिस्क का चार्ट उसने, सॉरी, एक रिस्क का चार्ट उसने दे दिया, उसने कह दिया इलेक्ट्रॉनिक्स लोन पर कितना है, 10% का रिस्क है, ऑटो लोन पर 50% का रिस्क है, रियल एस्टेट पर उसने कह दिया मान लीजिए 0% का रिस्क है। ऐसे हर सेक्टर का वो लिस्ट देती है। अब मान लीजिए हर सेक्टर का उसने लिस्ट तो दे दिया कि किस पर कितना रिस्क है। अब सपोज दैट मान लीजिए किसी बैंक ने ऑटो लोन दिया है 100 करोड़ का, मान लीजिए ऑटो लोन दिया है 100 करोड़ का, ये उसका लोन है। ठीक, मान लीजिए ऑटो लोन दिया है 100 करोड़ का, इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी लोन दिया है 100 करोड़ का, मान लीजिए, हमें समझाने के लिए बता रहे हैं, मान लीजिए रियल एस्टेट में भी इसने लोन दिया है 100 करोड़ का। ये बैंक है, अब हम सारा एग्जांपल नहीं ले सकते हैं, 3 ले लिए। तो इस बैंक ने टोटल लोन कितना दिया है, टोटल लोन कितना दिया है, इस बैंक ने टोटल लोन दिया 300 करोड़ का, टोटल लोन दिया 300 करोड़ का। ठीक, टोटल लोन दिया है क्या, कितने का, 300 करोड़। अब आरबीआई कहती है कि आपका टोटल लोन तो 300 करोड़ का है, ये सब एग्जांपल है। आरबीआई कहती है कि आपका टोटल लोन है 300 करोड़ का, तो टोटल लोन ने तो आपने दे दिया, अब बताइए आपके टोटल लोन में रिस्की लोन कितना है, टोटल लोन में रिस्की लोन कितना है। तो बैंक कहेगा कि देखिए ऑटो लोन पर 50% का रिस्क है और हमने 100 करोड़ लोन दिया है, यानी हमारा रिस्की लोन इस क्षेत्र में है, हमारा जो रिस्की लोन है वह यहां है, हमारा यहां रिस्की लोन कितना हो गया, 50 करोड़ का। भाई 100 करोड़ टोटल लोन दिया है, 50% का रिस्क है, तो रिस्की लोन कितना हो गया, 50% का। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 10% का रिस्क है, 100 करोड़ लोन दिया है, तो यहां रिस्की लोन हो गया 10 करोड़ का। रियल एस्टेट में 0% का रिस्क है, 100 करोड़ लोन दिया है, तो यहां रिस्की लोन हो गया 0। अब आरबीआई कहती है कि अपने रिस्की लोन की गणना कीजिए, कितना अमाउंट, कितना पैसा आपका रिस्की लोन में है।
तो अगर गणना किया जाए तो 50 करोड़ यहां रिस्की लोन है, 10 करोड़ यहां रिस्की लोन है, यानी रिस्की लोन कितना हो गया? 60 करोड़। अब आरबीआई कह रही है कि आपने टोटल लोन 30 करोड़ दिया है, उसमें रिस्की लोन कितना हो गया? 60 करोड़ हो गया है। यानी आरबीआई कह रही है बैंक से आरबीआई कह रही है, इस बैंक से आरबीआई कह रही है कि आपका टोटल लोन ठीक कितना हो गया? आपका टोटल लोन हो गया 300 करोड़, आपका टोटल लोन हो गया 300 करोड़, और आपका रिस्की लोन हो गया ठीक 60 करोड़। यहां से देखो टोटल लोन 300 करोड़ का है, और इसमें अगर रिस्की लोन देखिए जाए तो 100 करोड़ में 50% का रिस्क है तो 50 करोड़ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 100 करोड़ लोन दिया है, 10 करोड़ का रिस्क है तो 10 करोड़ हो जाएगा। रियल एस्टेट में 0% का रिस्क है, 100 करोड़ दिया है 0 हो जाएगा। यानी टोटल लोन 300 करोड़ है, और इस 300 करोड़ में जो 60 करोड़ रुपया है वो क्या है? रिस्की लोन है। अब ये जो रिस्की लोन है ठीक, यह जो रिस्की लोन है वह वापस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। हो सकता है पूरा वापस आ जाए, आ भी जाता है, हो सकता है पूरा ना वापस आ जाए, हो सकता है इसमें से कुछ ना आए कुछ आ जाए। अब आरबीआई कहती है कि मान लीजिए इस लोन में से कुछ ना आए तो आपको जिस 2 झटका लगेगा उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आपके पास क्या सुरक्षा है? ठीक, तो आरबीआई कहती है, अब यहां से सुनो, आरबीआई कहती है कि जो आपका रिस्की लोन है, जो आपका जितना आपने रिस्की लोन दिया है उसका एक निश्चित प्रतिशत, किसका? रिस्की लोन का। आरबीआई कहती है कि जो आपने रिस्की लोन दिया है, आरबीआई कहती है रिस्की लोन का एक निश्चित प्रतिशत हमेशा अपने पास कैश रूप में रखिए, हमेशा अपने पास कैश रूप में रखिए। किस रूप में रखिए? नकद रूप में, कैश रूप में रखिए। ठीक है, हमेशा अपने पास कैश रूप में रखिए एक निश्चित प्रतिशत। आरबीआई कहती है हमेशा अपने पास जो रिस्की लोन का अमाउंट है उसका एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखिए, और यह जो निश्चित प्रतिशत आप अपने पास रखेंगे यही होगा CAR, वही कहलाएगा CAR। आरबीआई कहती है समय समय पर हम CAR बताते रहेंगे कितना रखना है। जैसे अभी CAR है 9%, अभी CAR है 9%। इसका मतलब अगर कोई बैंक टोटल लोन में 60 करोड़ रिस्की लोन है तो आरबीआई कहती है 300 करोड़ आपका टोटल लोन है, 60 करोड़ रिस्की अमाउंट है, तो 60 करोड़ का 9% निकालिए तो तकरीबन 5.4 करोड़ होता है। तो आरबीआई कहती है 5.4 करोड़ CAR के रूप में, रिस्की लोन का 9% 5.4 करोड़ आप अपने पास हमेशा कैश रूप में रखिए, कैश रूप में रखिए। आरबीआई कहती है कि हम समय समय पर बताते रहेंगे। ठीक, यही है CAR। ठीक, यही है CAR। यानी अगर एक लाइन में CAR की परिभाषा कहें, वन लाइन में CAR की परिभाषा कहें, एक लाइन में CAR परिभाषा कहें, तो हम कह सकते हैं कि CAR और कुछ नहीं, हर बैंक को अपने रिस्क लोन अमाउंट का, अपने रिस्की लोन अमाउंट का एक निश्चित हिस्सा, एक निश्चित प्रतिशत कह लीजिए या हिस्सा कह लीजिए, एक निश्चित प्रतिशत या हिस्सा ही कहिए, एक निश्चित हिस्सा हमेशा अपने पास ठीक कैश रूप में रखना होता है, कैश रूप में रखना होता है, हमेशा अपने पास कैश रूप में रखना होता है। इसे ही CAR कहते हैं, इसे ही CAR कहते हैं। समझ में आ गई बात? CAR कहते हैं, बताया जाए इसे ही क्या कहते हैं? CAR कहते हैं। अब ये बैंक लोन किसी को भी दिया है, टोटल लोन में रिस्की लोन का गणना कर दी जाती है। आरबीआई समय समय पर CAR बताती रहती है। आज बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, शाबाश, दिल बाग बाग कर दिया, खुश हुआ मैं। बताया जाए, ठीक, CAR समझ गए? CAR समझ गए? ठीक ठीक, सुमन करिए आज पीपीटी नहीं लाए, अभी ला रहे हैं बिटिया, ठीक ना? अच्छा, रियल एस्टेट वो सेक्टर है जो घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाता है, होटल बनाता है, मॉल बनाता है, उस सेक्टर को रियल एस्टेट कहते हैं। चल बोल, बता, समझ में आ गया? बस यही है CAR। मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको बताया ताकि आप बात को समझ जाएं, ये मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको बता दिया। अब कोई भी CAR पूछेगा समझा लोगे तुम लोग ना? अच्छा पार्टी, समझा लोगे ना? ठीक ठीक, और मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा कि जो ज्यादा तारीफ करता हूं तुम लोग तुरंत बिगड़ जाते हो। एक दिन वो कहानी सुनाए थे ना, ठीक? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर रियल एस्टेट, मैंने रियल एस्टेट वो सेक्टर है जो कंपनियां देखते हो ना सड़क के किनारे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रही है, होटल बना रही है, मॉल बना रही है, घर बना रही है, फ्लैट बना रही है, उन्हें रियल एस्टेट सेक्टर कहते हैं। छप गया दिमाग में? अरे ऐसे छपते रहते तब क्या? अब आओ, अब यही CAR जुड़ा है बेसल मापदंड से, बेसल नॉर्म से। अभी कैसे जुड़ा है अभी देख लेना तुम लोग खुद। बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स, इतना प्यार से पढ़ो तुम लोग, इतना तेजी से समझो, ठीक ठीक, तब तो मैं पूरी रात पढ़ाते रह जाऊं। अब तुरंत बेसल नॉर्म के बाद हम पढ़ेंगे पैसा और बाजार, और पैसा और बाजार एकदम पानी की तरह तुम लोगों को समझा दूंगा। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे इस CAR से बेनिफिट क्या होता है? यह CAR एक कैश बफर के रूप में काम करता है, एक सुरक्षित पैसे के रूप में काम करता है। आरबीआई कहता है बैंकों से अगर जो रिस्की लोन है, मान लीजिए आरबीआई कहता है बैंकों से कि भैया ये तुम्हारा जो रिस्की लोन है ये वापस आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। वापस आ गया तो कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले, तुम्हारा पैसा तुम्हारे ही पास तो पड़ा है। और अगर नहीं आया तो जिस दिन नहीं आया उस दिन झटका लगेगा, उस दिन के झटके से निपटने के लिए तुम्हारे पास पैसा पड़ा होगा, तुम अपना बिजनेस संभाल लोगे, धीरे धीरे प्रॉफिट कमा लोगे। ठीक ना? समझ गए? ठीक, हाँ, जैसे एनपीए में रखते थे वैसे यहां भी रखते हैं। क्लियर हो गई बात? तो कई लोग बाद में जुड़े,
तो कैश एडवोकेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। पूंजी पर्याप्तता अनुपात का मतलब होता है कि बैंक का जितना अमाउंट, हमने कहा ना कि आरबीआई लिस्ट जारी करती है किस पर कितना परसेंट रिस्क है, कितना किस पर परसेंट रिस्क है, उसके बाद किस सेक्टर में उसने कितना लोन दिया है, टोटल लोन की गणना करती है, फिर जितने परसेंट रिस्क है उसके हिसाब से रिस्क की लोन की गणना करती है। यहां हमने एग्जांपल दिया कि मान लो ऑटो लोन में 50% का रिस्क हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10% का हो, रियल एस्टेट में 0% का हो। अब मान लीजिए इसने ऑटो लोन में 100 करोड़ दिया है तो 50% का रिस्क है तो रिस्क की लोन 50 करोड़ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक में 10% का रिस्क है, यहां भी 100 करोड़ दिया हो तो रिस्क की लोन 10 करोड़ हो जाएगा। यहां भी 100 करोड़ दिया है लेकिन कह रही है कि 0% का रिस्क है तो 0, तो टोटल लोन 300 करोड़, रिस्क की लोन 60 करोड़। अब आरबीआई कहता है कि ये जो रिस्क की लोन है ना, ये जो तुम्हारा 60 करोड़ का रिस्क की लोन है, इस रिस्क की लोन का एक निश्चित प्रतिशत हमेशा अपने पास कैश रूप में बैंक रखे, हमेशा अपने पास किस रूप में बैंक रखे, कैश रूप में रखे। और जो निश्चित प्रतिशत कैश रूप में रखे उसी को हम कहेंगे CAR, कैश एडवोकेसी रेशियो। जैसे अभी आरबीआई कह रही है ये 9% का है, ये इसलिए रखा जाता है। आरबीआई कहती है कि बैंक, सेंट्रल बैंक कहता है कि लोन तो वापस आएगा ही, जिस दिन नहीं आएगा, ठीक, जिस दिन नहीं आएगा उस दिन जो तुमने ठीक ये रखा है वो आ जाएगा। ठीक, आर्यन कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स लोन क्या होता है? अरे जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो कंपनी बनाती हैं उनको जो लोन दिया जाता है उसे इलेक्ट्रॉनिक्स लोन कहते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी टीवी बना रही है, कैमरा बना रही है, ठीक, बिजली के बल्ब पंखा सब बना रही है, तो उसको वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स लोन जो लोन दिया जाएगा। ठीक, अब आ जाओ, एक कह रहा है सर ये CRR क्या होता है? अरे पागल मारेंगे, CRR बहुत बताएंगे, CRR और CAR में अंतर होता है। ठीक, परेशान मत करो तुम लोग। अब आ जाइए बेसल मापदंड, बेसल नॉर्म्स, बेसल मापदंड। अब है बेसल मापदंड। इतना चिल्ला चिल्ला कर अब कोई बैच में नया है और उसको कहे कि वो CRR नहीं आ रहा है तो CRR हमसे ना पूछे, हमारे बैच के विद्यार्थियों से पूछे। एक पूछ रहा है सर आरबीआई रिस्क का सर्वे करती है? हाँ रोज सर्वे करती है आरबीआई। सुमित पूछ रहा है हमेशा आरबीआई सर्वे करती है। अब आ जाओ बेसल मापदंड, अभी CAR ही आ जाएगा बेसल मापदंड में। कैसे, क्या है बेसल मापदंड, तो भाई समझते हैं। एक संस्थान है इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर सेटलमेंट, सेटलमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर सेटलमेंट, इसे ऐसे लिखा जाता है इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर सेटलमेंट। ठीक, ये एक संस्थान है, बहुत पुराना संस्थान है, 1930 के दशक में बना था, 1930 के दौर में बना था, जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर सेटलमेंट। ये क्या है? दरअसल यह एक संगठन है, यह इंटरनेशनल बैंक फॉर सेटलमेंट एक संगठन है। किसका? पूरी दुनिया के जो देशों के, जो महत्वपूर्ण देश हैं, उन देशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनके गवर्नरों का संगठन है। जैसे मान लो भारत इसमें है, इसमें भारत की तरफ से कौन जाता होगा? आरबीआई गवर्नर। अमेरिका का केंद्रीय बैंक क्या है? फेडरल बैंक कहलाता है, तो फेडरल बैंक का गवर्नर जाता होगा। ठीक, जापान का क्या है? बैंक ऑफ जापान है, तो जापान का गवर्नर कहा जाता है। ठीक, अर्थात जो इंटरनेशनल बैंक फॉर सेटलमेंट है यह क्या है? तो यह एक संगठन है, यह एक संगठन है, यह एक संगठन है। आप लोग कहोगे गुरुजी ये किसका संगठन है? तो यह केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का संगठन है। केंद्रीय बैंक, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का संगठन है, गवर्नरों का संगठन है। दुनिया भर के जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके केंद्रीय, ठीक, बैंक के। अच्छा यहां एक नाम लिखो, बैंक फॉर इंटरनेशनल। अच्छा सुनो, रुको, कोई गलती हो गई हमसे, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है। रुकना एक मिस हो गया, ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है। रुकना, यह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, इंटरनेशनल सेटलमेंट है, सेटलमेंट है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है। ठीक, ये कोई बैंक नहीं है बल्कि संगठन है। बैंक फॉर जो इंटरनेशनल सेटलमेंट है यह कोई बैंक नहीं है बल्कि एक संगठन है। दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक हैं उनके गवर्नरों का यह संगठन है। यानी हम कह सकते हैं कि यह दुनिया भर की केंद्रीय बैंक के, जो केंद्रीय बैंक हैं दुनिया भर के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का संगठन है, गवर्नरों का संगठन है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का यह क्या है? संगठन है। अभी आज के डेट में इसमें 63 मेंबर हैं, ये मेंबर बढ़ते करते रहते हैं, 63 सदस्य हैं। अर्थात इसमें दुनिया भर के 63 देशों के जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं इसके सदस्य हैं। समझना, जब इसकी स्थापना हुई थी ना तो सिर्फ 10 केंद्रीय बैंकों के गवर्नर इसके मेंबर थे। जब इसकी स्थापना हुई थी तो सिर्फ 10 केंद्रीय बैंकों के गवर्नर इसके मेंबर थे। बाद में 20 हुए, 25 हुए, अभी 2 साल बाद तक, पहले तक 55 थे, अब तो 63 हो गए। ठीक, तो बात ये निकली कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है? ठीक, तो दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं उन गवर्नरों का यह संगठन है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है बेसल, बेसल में, ठीक, इसकी मीटिंग होती है, बेसल में ही इसका हेडक्वार्टर है, बेसल में ही इसकी मीटिंग होती है। तो क्या है, इसकी मीटिंग कहां होती है? बेसल में। अभी बेसल नॉर्म्स क्या है ये आएगा। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, हेड ऑफिस कहां है, वहीं पर इसकी मीटिंग कहां होती है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है बेसल, ठीक, वहीं पर इसकी मीटिंग होती है। तो बात क्या निकल करके आई? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट दुनिया भर के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक संगठन है, 63 सदस्य है, बेसल में इसकी मीटिंग होती है, स्विट्जरलैंड के एक शहर है बेसल, वहीं पर मीटिंग होती है। ठीक, अब ये मीटिंग क्यों होती है? दरअसल होता क्या है कि बीच बीच में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर मिलते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में और आपस में बातचीत करते हैं। और बातचीत ये होती है कि दुनिया में बैंकिंग सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए कौन नए प्रयोग किया जाए, कौन नया सिद्धांत लाया जाए, कौन नई व्यवस्था लाई जाए, इन सब के लिए लोग मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। ठीक, नए नए बात करते हैं, नए नए विचार करते हैं, उस पर
सहमत होते हैं। समझना बात को, बहुत पुराना 1930 का पुराना है। ठीक, समझ में आ गई बात ना। आज इसके 63 मेंबर है, मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। समझना, तो जब भी मिलना होगा कहां मिलेंगे? बेसल में। तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट समझ गए, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का संगठन है, अभी 63 मेंबर है, बेसल में मीटिंग होती है। अब आइए बेसल नॉर्म्स क्या है समझते हैं। साल था 1988 का, साल था 1988 का, और बेसल में ये सारे लोग मिले, बेसल में इन लोगों की मीटिंग हुई। ठीक, तो 1988 में बेसल मीटिंग, 1988 में बेसल मीटिंग होती है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का। और इस मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा गया कि बैंक का जो लोन जा रहा है, बैंक का जो रिस्की लोन है, अगर रिस्की लोन वापस नहीं आता है तो तुरंत बैंक को उससे झटका जो लगता है, उस झटके से निपटने के लिए क्या किया जाए। यह उस मीटिंग का चर्चा का मुद्दा था। यानी 1988 की जो बेसल में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में यही मुद्दा था, यही चर्चा था कि बैंक जो लोन दे रहा है, जो वापस आ गया तो ठीक है, जो लोन वापस नहीं आ रहे हैं, तो जब वो नहीं आते हैं तो उस दर कुछ समय के लिए बैंक को झटका लगता है। बैंक उस झटके से उभरने के लिए क्या व्यवस्था रखे कि बैंक लोन न वापस आए तो उस झटके को एब्जॉर्ब कर ले, बर्दाश्त कर ले, आगे बढ़ जाए। इसी 1988 की बेसल मीटिंग में सीएआर का कॉन्सेप्ट आया था। अभी जो हमने सीएआर समझाया, सीएआर का कॉन्सेप्ट आया था, और इसे ही बेसल नॉर्म्स बोलते हैं, इसे ही बेसल नॉर्म्स बोलते हैं, और इसे बोलते हैं बेसल नॉर्म्स 1, बेसल मापदंड 1। अर्थात पहली बार सीएआर का कॉन्सेप्ट आया था। ये जो अभी हमने सीएआर समझाया, यह पहली बार बेसल की ही मीटिंग में आया था, इसलिए सीएआर के कॉन्सेप्ट को बेसल मापदंड 1 भी कहते हैं। इसी बेसल नॉर्म्स 1 में कहा गया कि बैंक जितने, इसी बेसल नॉर्म्स में कहा गया कि जो बैंक हैं, ठीक, वे क्या रखें? सीएआर रखें। इसी मीटिंग में तय हुआ था कि बैंक अपने रिस्क लोन का एक निश्चित प्रतिशत क्या रखें? सीएआर के रूप में रखें। रिस्की लोन का एक निश्चित प्रतिशत सीएआर के रूप में रखें। इसका प्रतिशत अभी कान को टाइप कर रहा है कि डिपॉजिट कर रखे हैं, ये रखें, छोड़ो। इसमें क्या कहा गया? इसी बेसल नॉर्म्स में कहा गया कि बैंक अपने रिस्की लोन का एक निश्चित प्रतिशत ठीक कैश रूप में रखें, कैश रूप में रखें, और जो निश्चित प्रतिशत कैश रूप में रखेंगे वही क्या कहलाएगा? सीएआर। यानी सीएआर का कॉन्सेप्ट 1988 की बेसल मीटिंग से ही आया। ठीक, क्लियर हो गया? सीएआर का कॉन्सेप्ट 1988 की बेसल मीटिंग से आया, और इसी बेसल मीटिंग में ठीक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया भर के देश 8% सीएआर को रखें। कहा कि हम चाहते हैं दुनिया भर के देश 8% सीएआर को रखें। भारत ने कहा आप 8 कह रहे हैं, आरबीआई ने कहा आप 8 कह रहे हैं, हम 9% रखेंगे, हम 9% रखेंगे। ठीक, हम 9% रखेंगे। समझ में आ गई बात? हम क्या कर देंगे? 9% रखेंगे। यानी बेसल 1 में ही कहा गया कि सीएआर कितना रखा जाएगा। पहली बार सीएआर का कॉन्सेप्ट कहां से आया? बेसल 1 में, और कहा गया कि 8% सीएआर रखिए। आरबीआई ने कहा हम 9% रखेंगे। उसके बाद पुनः 2004 में बेसल में मीटिंग हुई, उसे कहते हैं बेसल 2, बेसल मापदंड ठीक सेकेंड, इसे कहते हैं बेसल मापदंड सेकेंड। 2004 में भी वही चर्चा हुई, समीक्षा की गई कि अगर रिस्की लोन न वापस आए तो हम जो सीएआर रखते हैं उस सीएआर को घटाया बढ़ाया जाए या उतना ही रखा जाए। ठीक, यहां भी 2004 में भी यही बात कहा, इन्होंने कहा कि सीएआर जो 8% हम रख रहे हैं वो पर्याप्त है। आरबीआई ने कहा ठीक है, हम तो वैसे ही, आरबीआई ने कहा हम तो वैसे ही 9% रख रहे हैं। यहां भी आरबीआई ने 9% रखने की बात कही। क्लियर हो गया? उसके बाद पुनः हमको दिखता क्या है कि जब अमेरिका में 2007 में मंदी की हार शुरू होती है, 2009 तक मंदी बढ़ती है, तो अमेरिका में भी एनपीए बढ़ जाता है। 2011-12 में यूरोपीय बैंकों में भी एनपीए बढ़ जाता है। 2013 के दौर तक आते आते भारत समेत पूरी दुनिया के बैंकों का एनपीए बढ़ जाता है। ठीक, समझना बात को। ठीक, और पुनः 2013 में, अब भारत ने कब अपनाया कब नहीं अपनाया सब छोड़ दो, पुनः 2013 में ठीक बेसल 3 आया, बेसल 3 आया, इसे हम कह सकते हैं बेसल मापदंड 3। पुनः 2013 में क्या आया? बेसल 3 आया, जिसे हम कह सकते हैं बेसल मापदंड 3। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं एकदम मेन बात बता रहा हूं, ठीक ना, बहुत सारी बातें हैं, मैं मेन बात बता। 2013 में बेसल 3 आया। 2013 का वो दौर है जब पूरी दुनिया के बैंक एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं। यानी 2013 का वो दौर है जहां पूरे बैंकों में पैसा लोन गया है, वापस नहीं आ रहा है, जितना जा रहा है वापस नहीं आ रहा है, रिस्की लोन बढ़ता जा रहा है। 2013 का ही वो दौर है जब दुनिया के कई बैंक बैंकिंग फ्रॉड की गतिविधियों से गुजरते हैं, बैंकिंग फ्रॉड की गतिविधियों से गुजरते हैं। यानी कई बैंक में बैंक मैनेजर ने ही धोखा कर दिया, उसने ही गलत लोन दे दिया, बैंकिंग फ्रॉड की घटनाएं होती। ठीक, तो 2013 में बेसल थर्ड में जब मीटिंग लोग बैठे तो कहा गया क्या किया जाए, बैंकों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाए। तो बेसल थर्ड में यह तय हुआ कि सीएआर तो रखते हैं 8% और एक 2.5% का ऑपरेशनल रिस्क रखते हैं। कहा गया कि बैंक अपने टोटल रिस्की अमाउंट का 8% क्या रखेंगे? सीएआर रखेंगे, और जो भी रिस्की अमाउंट है उसका 2.5% 2.5% ऑपरेशनल रिस्क के रूप में रखेंगे, ऑपरेशनल रिस्क के रूप में रखेंगे। जैसे मान लो समझाता हूं, हमने शुरू में ही समझाया, अभी एक एग्जांपल दिया था, हमने एक एग्जांपल दिया था कि कोई बैंक का, ये बैंक है, हमने एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल को लेते हैं। हमने एग्जांपल दिया था कि टोटल लोन 300 करोड़ का है, रिस्की लोन 60 करोड़ का है। ठीक, इस 60 करोड़ का कह रहे हैं सीएआर रखिए, इस 60 करोड़ का एक निश्चित हिस्सा कैश में रखिए, और जिस 60 करोड़ का निश्चित हिस्सा कैश में रखिए वही क्या कहलाएगा? सीएआर।
बेसल वाले कह रहे हैं कि सीएआर कितना होना चाहिए 8%, आरबीआई कह रही है कि हम 9% रखेंगे। बेसल थर्ड में कहा जा रहा है कि इस रिस्की लोन का 8% तो रखिए ही रखिए, 8% तो रखिए ही रखिए। ठीक, बेसल थर्ड में कहा जा रहा है कि 8% तो रखिए ही रखिए सीएआर के रूप में, प्लस इसका 2.5%, इस रिस्की अमाउंट का 2.5% ऑपरेशनल रिस्क के रूप में रखिए, ऑपरेशनल रिस्क के रूप में रखिए। यानी 60 करोड़ का बेसल वाले कह रहे हैं कि 8% जो भी पैसा नगद रूप में बैंक अपने पास रखें। अब तक यही कहते आए थे, 2013 में कह रहे हैं कि 60 करोड़ का 8% तो रखे ही रखे, अलावा इस 60 करोड़ का 2.5% भी अपने पास कैश के रूप में रखें और वह ऑपरेशनल रिस्क के रूप में रखें। यानी बैंक अपने परिचालन के दौरान जो गड़बड़ियां करता है, इस परिचालन की गड़बड़ियों से अगर बैंक का घाटा होता है तो उससे निपटने के लिए ये 2.5% रखें। बैंक वाले काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अच्छा व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, बैंक वाला ही धोखा फ्रॉड धोखाधड़ी करते हैं। यानी 2013 में व्यवस्था दी गई कि 8% रखना है रिस्की लोन का। यह रिस्की लोन अमाउंट का कहा गया कि रिस्की लोन अमाउंट, जो रिस्की लोन का कुल पैसा है, क्या कह रहे हैं बेसल वाले कि रिस्की लोन अमाउंट का 8% सीएआर रखिए और 2.5% ऑपरेशनल रिस्क रखिए। मान लीजिए किसी बैंक का रिस्की लोन अमाउंट अगर 100 करोड़ का है तो 8 करोड़ रुपया रखे कैश रूप में सीएआर के रूप में, और फिर उसी 100 करोड़ का 2.5% यानी 2.5 करोड़ रुपया रखे ऑपरेशनल रिस्क के रूप में। यह कहा गया बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा। आरबीआई ने कहा, ठीक, आरबीआई ने कहा, भारत की आरबीआई ने कहा कि हम 9% सीएआर रखेंगे, सीएआर रखेंगे, प्लस हम 2.5% ऑपरेशनल रिस्क के लिए, ऑपरेशनल रिस्क के लिए 2.5% हम कैश के रूप में रखेंगे। इस बेसल 3 में यह भी कहा गया कि यह व्यवस्था जो है, बेसल 3 में कहा गया कि ये 2.5-8% सीएआर के रूप में रखना है, 2.5% पैसा ऑपरेशनल रिस्क के रूप में रखना है। तो कहा गया कि बेसल 3 की जो शर्तें हैं, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों से कहा गया कि 31 मार्च, ठीक, 2019 तक आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। यानी 31 मार्च 2019 तक कहा गया कि दुनिया भर के सभी देश के बैंक, ठीक, मिनिमम इसको तो रखेंगे, बाकी हर देश के केंद्रीय बैंक की मर्जी है बढ़ा सके। यानी बेसल 3 की शर्तों को पूरा करने का टाइम रख दिया 31 मार्च 2019, लेकिन मार्च में ही 19 में ही कोविड आ गया, तो इसको कोविड के कारण बढ़ा दिया गया, कोविड के कारण बढ़ा दिया गया, और इसको रख दिया गया 31 दिसंबर 2023, इसका लास्ट डेट रख दिया गया 31 दिसंबर 2023, और कहा गया कि अब हम 31 मार्च 2019 की जो समय सीमा थी उसको बढ़ा करके 31 दिसंबर 2023 करते रहे हैं। 2023 तक बेसल मापदंड 3 का पालन दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने बैंकों से करवाने लगेंगे। यही है, अब क्या हो गया, कोविड के कारण क्या हो गया, 31 दिसंबर 2023। यही कहानी है सीएआर की, यही कहानी है बेसल मापदंड की। ठीक, कपिल कह रहे हैं सर जब लोन का पैसा आ ही नहीं रहा तो कोई बैंक 11.5% पैसा कहां से लाएगा? बैंक सिर्फ डिपॉजिट के पैसे से ही व्यवसाय नहीं करता, बैंक अपना भी पैसा लगाता, अपने शेयर होल्डर्स का पैसा लगाता, उनसे कहता और पैसा दीजिए, ये 11.5% रखना है। ठीक, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? जो लोग भी बहुत इत्मीनान से समझे होंगे, अपना दिमाग नहीं लगाए होंगे, उनको ये बात एकदम समझ में आ गई होगी। तो देखो सीएआर ही बेसल मापदंड से जुड़ा है। ठीक, अब अभी तक 2013 के बाद नहीं हुआ है, भविष्य में जब आएगा तो बेसल 4 कहलाएगा। अब हम मुद्रा और बैंकिंग की दुनिया से आपको बाहर लेकर के चल रहे हैं, खूब पढ़ा खूब सीखा। अब हम अपने तीसरे सेक्शन की ओर आ रहे हैं, चौथे सेक्शन की ओर आ रहे हैं, और जिस चौथे सेक्शन को हमने कहा था पैसा और बाजार, पैसा और बाजार, मनी एंड मार्केट। हमने क्या कहा था? पैसा और बाजार। याद कीजिए, पहले सेक्शन में हमने क्या कहा था? अर्थव्यवस्था का परिचय, पूंजीवादी, समाजवादी, नव पूंजीवादी। दूसरे सेक्शन में भारत का आर्थिक इतिहास, आर्थिक सुधार उधार पढ़े थे, पूरा योजना पढ़े थे। तीसरे सेक्शन में मुद्रा और बैंकिंग, हमने कहा था आरबीआई पढ़ाएंगे, बैंक पढ़ाएंगे, एनपीए पढ़ाएंगे, मुद्रा पढ़ाएंगे, डिजिटल मनी पढ़ाएंगे, यूपीआई पढ़ाएंगे, फिनटेक पढ़ाएंगे। ठीक, ये सब हो गया। अब देखो एक बात आती है, इसी में आता है कि सीआरएआर क्या होता है, सीआरडब्ल्यूएआर क्या होता है। तो बेसल 1 में जिसे सीएआर कहा था उसे ही बेसल 2 में कुछ लोगों ने सीआरएआर कहा, और फिर बेसल 3 में उसी सीएआर को कुछ लोगों ने सीआरडब्ल्यूएआर कहा। सीएआर, सीआरएआर और सीआरडब्ल्यूएआर तीनों एक ही चीजें होती है। तो आ जाइए पीछे वाली दुनिया से बाहर निकलिए। तो 3 सेक्शन, अर्थव्यवस्था का परिचय जिसमें हम सिर्फ अर्थव्यवस्था की विचारधाराएं बताए थे। दूसरे सेक्शन में भारत का आर्थिक इतिहास, जो आजादी से हमने बताया था आर्थिक सुधारों तक 2024 तक क्या प्रभाव पड़ा, योजना कैसे बनी। तीसरे सेक्शन में हमने बात की थी मुद्रा और बैंकिंग की, जिसमें हमने कहा था आरबीआई पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीतियां समझेंगे, फिर हम बैंक का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर बैंकिंग की दुनिया की जो समस्या एनपीए है उसको अलग से एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, फिर हमने कहा था मुद्रा और डिजिटल मुद्रा को पढ़ाएंगे, यूपीआई के बारे में बताएंगे, फिनटेक के बारे में बताएंगे। इतनी चीजें हमने बैंकिंग में पढ़ी थी। तो मुझे उम्मीद है कि तीनों सेक्शन एकदम आप लोगों का तैयार हो गया है। बताया जाए मुझे, अब हम चौथे सेक्शन पैसा और बाजार की ओर चल रहे हैं। तो 3 सेक्शन हमने पढ़ा, 8-10 चैप्टर पढ़ लिए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना किसी को? जरा बताया जाए मुझे, तो मैं पैसा और बाजार की ओर चलता हूं। पैसा और बाजार को मैं अभी बताऊंगा, पहले तीनों सेक्शन का पिछला बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम सही है, बताया जाए सारे लोग। ठीक, दुर्गा चौधरी बोल दी हो सर, ठीक है मैं मान लिया। प्रांसी, ठीक, एकदम है ना, सब अच्छा है ना? ठीक है। अब आइए हम पैसा और बाजार की ओर चलते हैं। इतने पर फोकस रखो, यही बहुत है। पढ़ने के लिए तो बैंक पूरी जिंदगी पढ़ते रहो, यही बहुत है, इतने पर कमांड करो। ठीक ना? अब आइए पैसा और बाजार में हमने कहा था कि हम 3 चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मनी मार्केट, एक पढ़ेंगे मनी मार्केट अर्थात मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार। ठीक, दूसरा हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट अर्थात पूंजी बाजार, पूंजी बाजार। और तीसरा हम पढ़ेंगे शेयर मार्केट, शेयर मार्केट अर्थात शेयर बाजार। क्या पढ़ेंगे? शेयर बाजार। यही तो हमने कहा था। ठीक, समझना, हम मनी मार्केट पढ़ेंगे, मुद्रा बाजार पढ़ेंगे, हम कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, पूंजी बाजार पढ़ेंगे, और हम शेयर मार्केट पढ़ेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात? अब आ जाइए। ठीक, अब इसी को एक और नाम देते हैं। ये पैसा और बाजार
तो इसलिए नाम देते हैं कि पैसा, ये ऐसा बाजार सजेगा जहां पैसा खरीदा और बेचा जाएगा। ठीक, ये ऐसा बाजार सजेगा जहां सिर्फ पैसा खरीदा और बेचा, ठीक है। इसी को एक और नाम देते हैं, ठीक, इस पैसा और बाजार तो कहा सुनी की बातें हैं, इसको तकनीकी रूप से, ठीक, इसको तकनीकी रूप से हम क्या कहते हैं, कौन सिद्धू क्या कर रहा है, इंडिया के पास बहुत रेमेंटीज है, फिर भी रुपीस की वैल्यू क्यों गिर रही है सर, तुम्हारी जानकारी अधूरी है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाएंगे बताएंगे कि इंडिया के पास रेमेंटीज होते हुए भी रुपए की वैल्यू क्यों गिर रही है, तो रुपए की वैल्यू गिरने वाले चैप्टर में बताएंगे, या नहीं बताएंगे, ठीक ना। जब वहां बताएंगे तब तुमको लगेगा अच्छा रेमेंटीज के अलावा अन्य भी घाटे हैं हमारे, ठीक, रेमेंटीज तो पूरा है लेकिन बाकी अन्य दिखते हैं, तो चैप्टर में रहिए, जिस चैप्टर में आएंगे उसमें बताएंगे। तो पैसा और बाजार, अब एक नया बाजार हम सजाने जा रहे हैं जिसमें पैसा बोलेगा, ठीक। इस पैसा और बाजार को तकनीकी रूप से हम कहते हैं वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार, क्या कहते हैं, वित्तीय बाजार। ये जो वित्तीय बाजार है यही पैसा और बाजार है, ठीक। अब यहां वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, ठीक? एक होता है मनी मार्केट, मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार, ठीक। और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक, यानी पूंजी बाजार, पूंजी बाजार, ठीक। शेयर बाजार पूंजी बाजार के ही अंदर आ जाता है, शेयर बाजार पूंजी बाजार के ही अंदर आ जाता है, यानी वित्तीय बाजारों में दो प्रकार, अर्थात ये जो शेयर बाजार यहां हम अलग से आपको समझाने के लिए बताए थे, ये इसका हिस्सा है, इसी का एक पार्ट है। यानी पैसा और बाजार को जब हम वित्तीय बाजार के रूप में देखते हैं, इसके ठीक दो हिस्से होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। बड़ा शानदार, बड़ा मजेदार ये बाजार है। अगर हम आपके समझने के लिए कहें तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ किताब पढ़ के, गाइड पढ़ करके, मैं मतलब नॉर्मल विद्यार्थी की बात करता हूं, दुनिया में तो बहुत व्यक्ति हैं जो किताब पढ़ करके, गाइड पढ़ करके मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट समझ सकता है। इस मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को जब मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को मान लूंगा एकदम छोटे बच्चे हैं और एकदम बेसिक कक्षा 5वीं के बच्चे को, कक्षा 10वीं 11वीं के बच्चे को जैसे पढ़ाया जाता है, वैसे एक एक चीज में बहुत प्यार से समझाऊंगा, आपके दिमाग में सेट करूंगा। आप लोग जितना मैं समझाऊंगा उसी पर रहिएगा, बहुत उल्टी पुल्टी हरकतें मत कीजिएगा, मेरी गारंटी है एक एक चीज को एकदम क्लियर कर दूंगा। समझ में आ गई बात, ठीक, समझ में आ रही है ना बात, ठीक, ममता समझ में आ रही है बात, साक्षी समझ में आ रही है, आप लोगों को बच्चा समझ के पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों, तो चलिए एक दो बेसिक चीज बताता हूं, एक दो बेसिक चीज बताता हूं। हरीन क्या बोले, अब एक दो बेसिक चीज बताता हूं, ठीक। अच्छा कोमल, ये नहीं कहना कि अब हम लोगों को बच्चा पढ़ा मतलब बना के पढ़ा रहे हैं तो टॉफी चॉकलेट भी दीजिए, ठीक ना, बहुत आसानी समझिएगा। ये सब वो टॉपिक है, देखो इकोनॉमी के जो कुछ टॉपिक है बड़े कठिन है, कुछ टॉपिक है आसान है, वे टॉपिक जो प्री में ज्यादा और मेंस में कम है वो बड़े कठिन है। जैसे मुद्रा और बैंकिंग हुआ, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पूरी इकोनॉमी का सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है। टैक्स सिस्टम हुआ, फिस्कल पॉलिसी हुई, या पीटी में अधिक है, मेंस में कम, ये बड़े कठिन है, ठीक, समझ में आ गई बात। और जो मेंस वाला टॉपिक है, जो मतलब मेंस में अधिक है पीटी में कम है, जैसे कृषि हुआ, विकास हुआ, उद्योग हुआ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हुआ, इन्वेस्टमेंट मॉडल हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हलवा है हलवा। इकोनॉमी की जो ताकत है वो यहां लगानी है, क्योंकि ये समझ लिए तो वो तो ऐसे दिमाग में फिट हो जाएगा, यही लोगों को नहीं समझ में आता है। और मैंने कहा ना कि 3 लाख लोग एग्जाम देते हैं, पीटी पास करते हैं 500 लोग, 3 लाख लोग एग्जाम देते हैं, कल ही बात कर रहे थे, पीटी पास करते हैं 500 लोग। कम लोगों के पीटी पास करने की एक बड़ी वजह है कि वो ये सब जो टेक्निकल चैप्टर है लोग नहीं जानते हैं, टेक्निकल चैप्टर को रटने की कोशिश करते हैं, रटना नहीं है, समझना है। इंजीनियर आता है क्या करता है, वो क्या करता है, सारा ही टेक्निकल को समझ लेता है, वो कहता है चलो गरीबी बेरोजगारी तो सब जानते हैं, हम भी जान लेंगे, ठीक ना। तो मैं आप लोगों को, एक वादा था मेरा आपसे, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ी अंते में बाज उड़ाऊं, वादा था ना, गुरु गोविंद सिंह के नारे को हमने कहा था, इसी से वादा निकला था कि इकोनॉमी में मैं आपको ऐसा ट्रेंड करूंगा, इकोनॉमी में मैं आपको ऐसा ट्रेंड करूंगा कि कोई आईआईटी से आए, कैम्ब्रिज से आए, ऑक्सफोर्ड से आए, दी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आए, संसार के किसी संस्थान से आए, इकोनॉमी में वो आपसे आगे नहीं निकल सकता है। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अन्य विषय आपकी जिम्मेदारी है। इकोनॉमी में मैं ताल ठोक के, सीना ठोक के कहता हूं कि मेरे विद्यार्थी को कोई लंदन से भी पढ़ के आएगा, कोई आईआईटी से भी पढ़ करके आएगा, यूपीएससी के एग्जाम में इकोनॉमी वाले सेक्शन में वो नहीं ठीक पीछे कर पाएगा, समझ में आएगा। और इसलिए जो सबसे कठिन सेक्शन है उसको मैं धीरे धीरे सबसे पहले समझाता हूं, ठीक ना। तो आ जाइए समझना, तो हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में चलते हैं। इसके पहले कुछ बातें एक दो सीख लेते हैं। एक शब्द आता है शॉर्ट टर्म लोन, एक शब्द आता है शॉर्ट टर्म लोन, एक शब्द आता है शॉर्ट टर्म लोन, ठीक। अल्पावधि, कम छोटे समय का कर्जा, उसको हिंदी में क्या लिखते हैं, छोटे अल्पावधि, यानी कम समय का कर्जा, अल्पावधि, अल्प अवधि ऋण, अल्प अवधि ऋण, ठीक, या मतलब कम समय का कर्जा है, ठीक, समझना। एक होता है लॉन्ग टर्म लोन, एक होता है लॉन्ग टर्म लोन, इसे कहते हैं दीर्घावधि ऋण, दीर्घावधि ऋण, ठीक, यानी लंबे समय का कर्जा। इस अल्पावधि ऋण को हम छोटे समय का कर्जा भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, कम समय का कर्जा भी कह सकते हैं, और इसको हम अधिक समय का कर्जा भी कर सकते हैं, ठीक, अल्पावधि, ठीक है। अच्छा अल्पावधि कैसे लिखा जाता है, अल्पावधि, 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 यही ना, ये तुम लोग अपने तरफ से ठीक कर लेना, अल्पावधि ऐसे लिखा जाता है, ठीक। अब देखो एक रंजू पीछे पीछे पड़ी है, पीपीटी नहीं है क्या सर, अच्छा बताओ अगर ये टीचर पर छोड़ो, अभी आ जाएगी पीपीटी, क्या बिना पीपीटी नहीं समझ में आ रहा है,
चिंता करिए पीपीटी। अच्छा बिना पीपीटी समझ आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा आप लोग बताओ तो। अभी पीपीटी पर आ जाएंगे। दीर्घकालिक, दीर्घ अवधि, अल्पकालिक और अल्प अवधि, ये बहुत बढ़िया है। ठीक, यानी अगर हम शॉर्ट टर्म लोन को अल्पकालिक ऋण कहें, अल्प ये कहा जाता है अल्पकालिक ऋण कहें। मेरी हिंदी थोड़ा कमजोर है, वो तो मैं हिंदी, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं हिंदी भाषी भोजपुरी में पैदा हुआ हूं, हिंदी बोला हूं, हिंदी सीखा हूं, हिंदी बात किया हूं, हिंदी ही मेरी माँ है। ये सही है कि पढ़ा लिखा अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी मेरी माँ है, उस हिंदी माँ के ऋण को उतारने के लिए मैं हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाता हूं। अंग्रेजी मीडियम साथ में हिंदी मीडियम वालों को जिद के लिए पढ़ाता हूं कि हिंदी मेरी माँ है, उस माँ के ऋण को चुकाना है। हिंदी मीडियम वालों को मैं टॉप वाली इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। ठीक, अब समझना ये क्या है, दीर्घावधि ऋण। चलो, शॉर्ट टर्म लोन, याद रखिएगा कोई भी लोन जो 1 साल से कम का हो, कोई भी लोन या कोई भी पैसा जिसका लेन देन तो किया जा रहा है, यहां लोन शब्द नहीं यूज करेंगे, हम कहेंगे कोई भी पैसा, ठीक, या कोई भी लोन जो 1 साल से कम के लिए लिया दिया जा रहा है, वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक, यानी 1 ईयर से कम के लिए जो लेन देन हो रहा है, ठीक, 1 साल से 1 ईयर, 1 वर्ष से, ठीक, कम समय के लिए, कम समय के लिए लिया गया पैसा या लिया गया कर्ज, 1 साल से कम के लिए ही। ठीक, समझना, 1 साल से कम के लिए आप पैसा ले रहे हो 1 साल से कम के लिए, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन। अब कोई पैसा ले रहे हो 1 साल से अधिक के लिए, 1 ईयर प्लस के लिए, यानी हम कह सकते हैं, अब 1 ईयर प्लस मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 8 साल हो सकता है, 12 साल हो सकता है। अभी भारत सरकार ने जापान से पैसा लिया 50 साल के लिए, तो क्या है, 1 साल से अधिक वाला होगा, तो किस में आ जाएगा, दीर्घावधि ऋण में आ जाएगा। यानी 1 ईयर प्लस अर्थात 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लिया गया लोन, लिया गया। ठीक, समझ में आ गई बात ना। यानी जब भी पैसा 1 वर्ष से कम समय के लिए लिया गया पैसा होगा, वो किस में आएगा, शॉर्ट टर्म लोन में आएगा। ठीक, ठीक, जब भी 1 साल से अधिक का पैसा जाएगा, वो लॉन्ग टर्म में आएगा। अब आ जाओ, जो मनी मार्केट होता है, जो मनी मार्केट होता है, इसमें हमेशा शॉर्ट टर्म लेन देन किया जाता है, 1 साल से कम समय के पैसे का लेन देन किया। मनी मार्केट में जो भी लेन देन होता है वह 1 वर्ष से कम का लेन देन होता है, 1 वर्ष से, ठीक, कम का लेन देन होता है, अर्थात शॉर्ट टर्म लेन देन होता है, शॉर्ट टर्म लेन, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होते हैं। क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन। ये जो कैपिटल मार्केट का लेन देन होता है वह लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन होते हैं, 1 वर्ष से अधिक का, 1 वर्ष से, ठीक, अधिक का लेन देन होता है, 1 वर्ष से अधिक का लेन देन होता है। ठीक, समझना। अब एक गौर की बात बताने जा रहा हूं, वही मैं समझाने जा रहा हूं। यानी ये जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का अंतर है वह पैसे के आधार पर नहीं है, वह समय के आधार पर है। अगर 1 रुपए का भी लेन देन हुआ और 1 साल से कम के लिए हुआ तो वह लेन देन मुद्रा बाजार में शामिल हो जाएगा। 1 रुपए का भी लेन देन हुआ अगर 1 साल से अधिक का हुआ, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो वह कैपिटल मार्केट का हिस्सा हो जाएगा। 1 लाख करोड़ का भी लेन देन हुआ, 1 साल से कम समय का लेन देन हुआ, वह मनी मार्केट का हिस्सा हो जाएगा। 1 लाख करोड़ का भी लेन देन हुआ, वह 1 साल से अधिक के लिए हुआ, तो वह कैपिटल मार्केट का लेन देन। इसका मतलब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में जो अंतर है वह पैसे की मात्रा के आधार पर नहीं है, वह समय के आधार पर है। ठीक, वह किस आधार पर है, समय के आधार पर है। समझना बात को, कोई ये मत समझना कि इसमें छोटा पैसा रन करता है, इसमें बड़ा पैसा रन करता है, इसमें भी लाखों करोड़, हजारों करोड़ रन करते हैं, इसमें भी लाखों करोड़, हजारों करोड़ रन करते हैं। समझना, हमने क्या, टाइम का बेस है। 1 रुपया की बात मैं कर रहा हूं, अगर 1 रुपया किसी ने लिया है 4 साल के लिए तो कैपिटल मार्केट का लेन देन। वही 1 लाख रुपया, 1 रुपया ही किसी ने लिया है 1 साल से कम के लिए, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना। ठीक, समझ में आ गई बात, आया ना समझ में। तो कोई पूछे आपसे एक लाइन में कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में अंतर क्या है, तो मनी मार्केट में कैपिटल मार्केट में अंतर यही है कि मनी मार्केट में 1 वर्ष से कम समय का लेन देन होता है, कैपिटल मार्केट में 1 वर्ष से ज्यादा समय का लेन देन होता है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में पैसे की मात्रा के आधार पर अंतर नहीं है, कोई छोटा या बड़ा बाजार नहीं है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में जो भी अंतर है वो समय के आधार पर अंतर है। एकदम क्लियर हो गया, बताया जाए, एकदम क्लियर हो गया। एक कप चाय थोड़ा सा दो, ठीक। हाँ, अब गला सही रहेगा, घंटा और तो एकदम क्लियर हो गया। वाह वाह उमा करी है, पूरे दिमाग में नस नस में बैठ गया, बस शाबाश शाबाश। ठीक,
श्रद्धा तिवारी करी, इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? अरे बिटिया अभी तो नया टॉपिक शुरू किया है, इसमें रहा अभी इसी में पढ़ाएंगे 3-4 इसमें बहुत टॉपिक है, अभी इसी में पढ़ाएंगे आपको, बहुत सारा टॉपिक आएगा। ठीक, दीपाली क्या करिए, इसी में मनी मार्केट में पढ़ाएंगे, कॉल मनी मार्केट, टी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ये सब पढ़ाएंगे। कैपिटल मार्केट में जाएंगे तो आपको पूरा बॉन्ड यहीं आ गया, बॉन्ड पढ़ाएंगे आपको, म्यूचुअल फंड पढ़ाएंगे, हेज फंड पढ़ाएंगे, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पढ़ाएंगे, ठीक, चिट फंड पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा शेयर मार्केट पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। ठीक, समझ में आ गई बात? अंकित पाठक समझ गए? ठीक, फहीम समझ गए? ये कौन है? एक कह रहा है कि आईपीएल से लोन दिला है तो किस बैंक से उधार लो, तू मेरे पास आ ना, मैं तेरे को लोन दिलाता हूं, तू आ, तेरे को मैं ढूंढा, तेरे को लोन दिला रहा हूं, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले कौन पढ़ेंगे? मनी मार्केट। तो आ जाइए, हमारा चैप्टर पढ़ेंगे मनी मार्केट, एकदम ये बच्चों वाला हम पढ़ाएंगे मनी मार्केट। क्या पढ़ेंगे? मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। और इसमें हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, मुद्रा बाजार की परिभाषा तो समझ लिए। मुद्रा बाजार वह बाजार है जिसमें 1 साल से कम समय का लेन देन किया जाता है। मुद्रा बाजार वह बाजार है जिसमें 1 वर्ष से ठीक कम का लेन देन किया जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, एक कुमार अपने तरफ से परिभाषा क्या लिख रहा है, गलत सलत परिभाषा लिख रहा है, पीटेगा मुझसे। अब आ जाओ, तो अब एक एक को पकड़ते हैं, एक एक को सीखते धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, समझ में आएगा? तो मनी मार्केट, एक एक को पकड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, तो मुद्रा बाजार वह बाजार है जिसमें 1 वर्ष से कम समय का लेन देन किया जाता है, बस यही मुद्रा बाजार की परिभाषा है। ठीक, तो मुद्रा बाजार की परिभाषा वह बाजार है जिसमें 1 वर्ष से कम समय का लेन देन किया जाता है। अब हमें मुद्रा बाजार में आता क्या क्या है इसको पढ़ना है। तो मुद्रा बाजार की में आता है कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, कॉल मनी मार्केट। तो मुद्रा बाजार का पहला बाजार है, उपकरण है, या पहला है कॉल मनी मार्केट। दूसरा है टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, एक एक को बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे। दूसरा है ट्रेजरी बिल्स, तीसरा है सीएमबी, कैश मैनेजमेंट बिल्स। ठीक, चौथा है ठीक कॉमर्शियल सीडी, कॉमर्शियल डिपॉजिट, कॉमर्शियल डिपॉजिट, कॉमर्शियल डिपॉजिट, चौथा क्या है? कॉमर्शियल डिपॉजिट। पांचवा है सीपी, इसे कहते हैं कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर। ठीक, इसे कहते हैं कॉमर्शियल पेपर। छठा है सीबी, सीडी हो गया, सीपी हो गया, हाँ सीबी, इसे कहते हैं कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल बिल। नाम सुनने में ये सब अजीब लग रहा है, एकदम याद करा दूंगा मैं तुम। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, इतनी चीजें इसके बारे में पढ़ना है, एक एक को बहुत बारीकी से समझते हैं, बहुत छोटे छोटे समझते हैं। तो इतनी चीजों को पढ़ने से पहले 2 लाइन, तो मनी मार्केट वह मार्केट है जिसमें 1 साल से कम समय का लेन देन होता है, पहली बात। दूसरी बात, यह मार्केट आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो 2 बातें, 2 पॉइंट, 1 ईयर से कम, 1 ईयर से कम का लेन देन, कम का लेन देन, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है यह बाजार ठीक यह आरबीआई द्वारा रेगुलेट होता है, यानी इसके नियम कानून कौन बनाती है? तो आरबीआई बनाती है, यह आरबीआई द्वारा रेगुलेट होता है। यह किसके द्वारा रेगुलेट होता है? ठीक, आरबीआई द्वारा रेगुलेट होता है। तो ये तो हो गया। ठीक, अब एक एक की चर्चा करते हैं, कॉल मनी पढ़ते हैं, टीबिल्स पढ़ते हैं, सीएमबी, एक एक पढ़ाते जाएंगे, पानी की तरह इनके साथ आप बैठते जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कॉल मनी मार्केट, ठीक, कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट। ठीक, इसको समझते हैं। देखिए, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, समझना ये, ठीक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, समझना। आरबीआई ने क्या किया कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया। ये मार्केट ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया, एक ऑनलाइन मार्केट बना दी। ठीक, इसमें ढेर सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, ये सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है। ये कोई भी हो सकता है, आप हम हो सकते हैं, पैसा लेकर के, बड़े बड़े कॉर्पोरेट अपना सीए बिठा देते हैं पैसा लेकर के, बैंक अपना लोग बिठा देते हैं पैसा लेकर के। तो यहाँ लोग पैसा लेकर के बैठे हुए हैं, ये सारे लोग पैसा लेकर के बैठे हुए हैं। और ये सारे लोग पैसा लेकर के क्यों बैठे हुए हैं? उधार देने के लिए, उधार देने के लिए, ये सारे लोग उधार देने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक, और उधार ये कैसे देते हैं? तो ऑनलाइन, यह पूरी तरह से ऑनलाइन मार्केट, आज के दौर में ऑनलाइन मार्केट ये पूरी तरह से हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक, ये लोग उधार लेने बैठते हैं। जितने लोग यहां से उधार लेते हैं उन सबको आरबीआई के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो आरबीआई के पास इन सारे लोगों का क्या है? ये सारे लोग रजिस्टर्ड है। ठीक, आरबीआई के पास इन सबका मोबाइल नंबर, एक एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है, सारा कागज पत्र सब कुछ आरबीआई ले लेती है। ठीक, समझ में आ गई बात? अब क्या होता है, ये लोग बैठे हुए उधार लेने के लिए, ये बैंकों को उधार देते हैं। किसको उधार देते हैं? बैंक को उधार देते हैं। ये कोई बैंक है या बैंक को उधार देते हैं, और इनकी उधारी 1 घंटे से शुरू होती है। ठीक, इनकी उधारी क्या होती है? 1 घंटे से शुरू होती है। कोई बैंक है, इनके पास कॉल करेगा, बैंक का एक नंबर रजिस्टर्ड है, कॉल करेगा, या क्या दे देंगे? ठीक, लोन दे देंगे, उधार दे देंगे। ठीक, या जो उधार देते हैं, या उधार 1 घंटे से लेकर के
1 आवर से लेकर के 24 आवर्स तक का होता है। इसी उधार को कहते हैं कॉल मनी। इस उधार को कहते हैं कॉल मनी। क्या कहते हैं? कॉल मनी। हिंदी में भी यही लिखना है, इसकी इस उधार को कहते हैं कॉल मनी। ठीक। जब ये लोग कोई उधार देते हैं तो कुछ भी गिरवी नहीं रखवाते हैं, यानी कोई प्रतिभूतियां गिरवी नहीं रखी जाती है, अर्थात कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता है। गिरवी नहीं रखा जाता है, कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता है। तो मैक्सिमम जो लोग उधार देते हैं वो कॉल मनी के रूप में देते हैं। अब जब उधार दे रहे हैं, कॉल मनी के रूप में दे रहे हैं, 1 से 24 घंटे का उधार दे रहे हैं, तो इस कॉल मनी पर इंटरेस्ट रेट भी तय होगा। इंटरेस्ट रेट भी होगा। इस कॉल मनी पर जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको आरबीआई डिसाइड नहीं करती है, या हर दिन हर घंटे बदलता रहता है, या मार्केट डिमांड के हिसाब से डिसाइड होता है। अब मान लो ज्यादा लोग मार्केट में उधारी मांगने चले गए तो उधारी देने वाला अपना ब्याज बढ़ा देंगे, कम लोग गए तो घटा देंगे। यानी जो इंटरेस्ट रेट होता है वह मार्केट डिमांड द्वारा तय होता है। मार्केट डिमांड द्वारा तय होता है। बताओ, समझना। जो सबसे अधिक पैसा रन करता है कॉल मनी मार्केट से, वह कॉल मनी का ही उधार रन करता है। लेकिन कॉल मनी मार्केट से एक और प्रकार का उधार मिलता है। वैसे ये उधार बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन एक और प्रकार का उधार मिलता है। तो जो 1 घंटे से 24 घंटे का लोन मिलता है उसे क्या कहते हैं? कॉल मनी। कुछ उधार ऐसा भी मिलता है जो 2 दिन से 14 दिन के लिए होता है, जो 2 दिन से 14 दिन के लिए होता है। और जो लोन 2 दिन से 14 दिन के लिए होता है, उस लोन को नोटिस मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उस लोन को नोटिस मनी कहते हैं। यद्यपि उधार बहुत कम लोग लेते हैं, फिर भी तो जो लोन 2 दिन से 14 दिन का होता है उसे नोटिस मनी कहते हैं। कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता है, इसमें भी ब्याज दरें मार्केट द्वारा तय होती हैं। बस यही कहानी है कॉल मनी की, और यही है कॉल मनी मार्केट। एक ही बार में याद हो गया ना? जरा मुझे बताना, ईमानदारी से बताना, याद हो गया ना? यानी कॉल मनी मार्केट एक ऑनलाइन मार्केट है जो सिर्फ उधार देने का काम करता है, आरबीआई द्वारा रेगुलेट होता है। बैंकों के फोन कॉल पर, बैंकों का एक स्पेशल नंबर होता है, फोन कॉल पर ये लोग उधार देते हैं। उधार देने के बदले कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता है। ठीक। जो लोन 1 घंटे से 24 घंटे के बीच का होता है उसे कॉल मनी कहते हैं। ठीक। इस कॉल मनी पर जो इंटरेस्ट रेट होता है, ब्याज दर होता है, वो मार्केट द्वारा तय होता है। दूसरी तरफ, ठीक, एक और प्रकार का उधारी होता है जो 2 दिन से 14 दिन के लिए रन होता है। वह उधारी जो 2 दिन से 14 दिन के लिए रन होता है उसे नोटिस मनी कहते हैं। ठीक। अब स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा कुछ भी तय नहीं होता है। पता चला आज कॉल मनी मार्केट बैठा हुआ है, 2 ही लोग उधारी मांगने गए, तो कहेगा हमको 1% दे दीजिए, आधा % दे दीजिए। 20 लोग चले गए तो कहेगा 3% दीजिए। अब ये कोई अमाउंट नहीं है कि कितने तक का लोन लेते हैं। बैंक लोन लेता है 500 करोड़, 800 करोड़, 300 करोड़, 2 करोड़, 4, ऐसे ये सब कोई तय नहीं है। जो ही बता बिटिया, महेश बताओ, बताया जाए। ठीक। बस याद रखिए इस मार्केट, अब लोन लेने के बाद जो लोन लिया वो चुकाएगा, ठीक ना? जो लोन लिया वो चुकाएगा, कितना भी ले सकते हैं। इस कॉल मनी में 100, 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख का लोन नहीं लोग लेते हैं। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1 घंटे के लिए कोई 500 करोड़ ले रहा है, कोई 6 घंटे के लिए 800 करोड़ ले रहा है, कोई 24 घंटे के लिए 1000 करोड़, ऐसे लोन लेते हैं। याद हो गया ना? ठीक है। कर आदित्य इसमें पैसा नहीं डूब नहीं। यहाँ जो लोन लेने वाले लोग होते हैं वो कोई बैंक पैसा तुरंत चुका देता है, क्योंकि बैंक जानता है बड़ा इमरजेंसी का मार्केट है, एक बार नहीं चुकाएंगे ब्लॉक हो जाएंगे तो दोबारा मिलेगा ही नहीं। ठीक। ठीक। विशाल कह रहा है इकोनॉमी बहुत ईजी है ना? ठीक। तो 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का जो पैसा फ्लो कर रहा है वो क्या कहलाएगा? कॉल मनी। 2 दिन से 14 दिन के लिए जो पैसा फ्लो कर रहा है वो क्या कहलाएगा? नोटिस मनी। यानी पूरे कॉल मनी मार्केट में कितने दिन का पैसा जा रहा है? तो 1 घंटे से लेकर 14 दिन तक का जा रहा है कि नहीं है? ठीक। अच्छा, ही ना करिए 1 घंटे। एक और आश्चर्य बता दूं, इस पूरे कॉल मनी मार्केट में जो सबसे ज्यादा लोन अगर अमाउंट देखा जाए तो सबसे ज्यादा 1 घंटे वाला लिया जाता है। अयूब कह रहा है हमको भी लोन चाहिए, तो व्यवसायी बनेगा तब ना लोन होगा। अंकित कह रहा इकोनॉमी का भुजिया बन गया। राजकुमार बताओ। ठीक। ही ना करिए, जब देना ही है तो 1 घंटे का लोन क्यों लेना है? अरे भाई, जो कॉर्पोरेट लोग होते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, बैंक है, बैंक के पास पता चला अभी किसी को देना है 500 करोड़, 300 करोड़ है, 200 करोड़ की जरूरत है, 1 घंटे बाद उसके पास 200 करोड़ आ जाएगा। 30 घंटे के लिए कॉल मनी मार्केट से 200 करोड़ उठा लेगा, दे देगा, जब आ जाएगा तो वापस कर जाएगा। ठीक। आशीष क्या कर रहे हो? ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक। अच्छा, अंतरा कह रहा है, अच्छा अंतरा का मैसेज बहुत प्यारा है। चल अंतरा, जुग जुग जियो। हो गया ना? हो गया? ठीक है, चलो। तो ये हमने सीख लिया। याद देखो बच्चा लोग, तो पहला हमारा हो गया कॉल मनी मार्केट। ठीक। कॉल मनी मार्केट तो हम कह सकते हैं कॉल मनी मार्केट में 2 प्रकार का लोन जाता है ना। एक हो गया कॉल मनी, और दूसरा हो गया नोटिस मनी। कह सकते नहीं कह सकते हैं? कॉल मनी 1 आवर्स टू 1 घंटे से लेकर के 24 आवर्स। नोटिस मनी 2 डेज से लेकर के 14 डेज। बस, है कि नहीं है?
बस इतना जानिए। अब ठीक हो गया यहां से, ठीक यहां तक हो गया। अब आ जाइए, दूसरा है टी बिल्स। टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। इसे ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। हम ढेर सारा होता है इसलिए ट्रेजरी बिल बोलते हैं, नहीं तो इसको बोलते हैं टी बिल, ऐसे लिख देते हैं टी बिल। टी बिल, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल। ठीक, समझ में आ गई बात? ट्रेजरी बिल हो गया क्लियर? बता जा बच्चा। एक कह रहा मुझे 18 लाख का लोन चाहिए। अबे कॉल मनी मार्केट तुमको लोन नहीं देगा, ठीक ना? ठीक है, हमको 18 लाख का तुमको नहीं देगा क्योंकि तुम्हारा नियत है, तुम लेके भागी जाएगा। ठीक, चेता करिए सर, पीपीटी का एक झलक तो दिखा दीजिए, बस ये पीपीटी से ही पढ़ाने जा रहे हैं। चलो आगे। ट्रेजरी बिल को हिंदी में भी ठीक ट्रेजरी बिल ही कहते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? तो लखनऊ वाले बच्चे जान ले, अभी मैं बस ये अगले सप्ताह लखनऊ से निकल जाऊंगा मैं दिल्ली के लिए। अभी मेरी लखनऊ मॉर्निंग में ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। 1 जून को ही निकल जाऊंगा, 2 जून से मेरी दिल्ली में क्लासेज है, ठीक ना? तो वहां से फिर क्लासेज आपकी दिल्ली से होने लगेगी। ठीक, अब आओ ट्रेजरी बिल बता देते हैं। ठीक, अच्छा चुलबुल करा सर, इसमें भी रिवर्स रेपो रेट होता क्या? मार खाओगे, वो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट पीछे छूट गया, वो हर जगह थोड़ा घुसेगा। ठीक, अपना करिए, प्रॉफिट कितना होगा? अरे बहुत प्रॉफिट होता है। ठीक, आ जाइए ट्रेजरी बिल बताते हैं। देखो होता क्या है, ट्रेजरी बिल क्या है देखिए। मान लीजिए ये सरकार है, ये सरकार है, ठीक, इसे पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए कैसा? 1 साल से कम समय का पैसा चाहिए, 1 साल से कम समय का पैसा चाहिए। ठीक, अच्छा कई लोग पूछ रहे हैं पटना कब आओगे? बेटा लोग मैं पटना लास्ट क्लास में बताऊंगा, मैं समझता हूं पटना जुलाई में आऊं, जुलाई में आऊंगा, ठीक ना? ठीक, समझ में आ गई बात? तो आ जाइए इधर। तो गवर्नमेंट को पैसा की जरूरत है, कैसे पैसे की जरूरत है? 1 साल से कम वाले पैसे की जरूरत है। तो सरकार क्या करती है? एक पेपर छापती है, आरबीआई से कहती है हमारी तरफ से पेपर छापो, तो सरकार एक पेपर छापती है, इस पेपर को कहती है टी बिल। टी बिल, इस पेपर को क्या कहती है? टी बिल। हर टी बिल पर, समझना बात यहां समझना, हर टी बिल कितने का होता है या उस पर लिखा होता है, यानी हर टी बिल की एक फेस वैल्यू होती है। मान लीजिए यह टी बिल 25,000 का है, मान लीजिए यह टी बिल कितने का है? 25,000 का है। ठीक, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई? इसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई? फेस वैल्यू कितनी हो गई? 25,000, अर्थात इसका अंकित मूल्य कितना हो गया? फेस वैल्यू को ही कहते हैं अंकित मूल्य। फेस वैल्यू को क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। फेस वैल्यू को क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। इसका अंकित मूल्य कितना हो गया? 25,000। ठीक, समझ में आ गई बात? अब समझना, इसका अंकित मूल्य कितना हो गया? 25,000। एग्जाम्पल में दे रहा हूं। ठीक, सरकार कहती है ये हमारा कागज है, इसका अंकित मूल्य मतलब 25,000 है। ठीक, समझना, सरकार कह रही है कि इसका अंकित मूल्य तो 25,000 है, लेकिन हम इसे छूट पर बेचेंगे, डिस्काउंट पर बेचेंगे। सरकार कह रही है हम इसे डिस्काउंट रेट पर बेचेंगे, छूट पर बेचेंगे, छूट पर। अब सरकार उसी समय उस टी बिल पर लिख देती है हम कितना छूट पर बेच रहे हैं। ठीक, अच्छा कई लोग कॉल मनी मार्केट में अभी उलझे हैं कि इंटरेस्ट किससे लगता है। याद रखना, जब दिन का लेते हैं तो दिन के हिसाब से लगता है, ठीक है, दिन के लेंगे तो दिन के हिसाब से लगता है, जब घंटे से लेके ले लेंगे तो घंटे के हिसाब से लगता है। ठीक, अब आ जाओ थोड़ा सा इस पर। यानी सरकार कहती है कि देखो ये 25,000 का कागज है, लेकिन हम इसको बेचेंगे छूट पर। मान लीजिए सरकार कह देती है हम इसको छूट पर हम इसको 20,000 में बेचेंगे, 20,000 में बेचेंगे, तो आप खरीद लोगे? आप क्या कर लोगे? इसको खरीद लोगे। आप क्यों खरीदोगे? क्योंकि सरकार कह रही है आप खरीदिए छूट पर, यानी आप लीजिए डिस्काउंट रेट पर। तो आपने डिस्काउंट रेट पर ले लिया, तो ये कागज कहां आ गया? आपके पास आ गया। ये कागज कहां आ गया? ये टी बिल कहां आ गया? ठीक, आपके पास आ गया। और आपने सरकार को क्या दे दिया? पैसा। ठीक, आपने क्या दिया? डिस्काउंट रेट वाला दिया। जब ये टी बिल मैच्योर हो जाएगा, यानी समय पूरा हो जाएगा, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने का जो भी है, जब समय पूरा हो जाएगा, तो यह टी बिल आप किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट आपका पैसा क्या ला देगी? वापस कर देगी, पैसा वापस। तो जो गवर्नमेंट जब पैसा वापस करेगी तो उतना ही वापस करेगी जितना इसका क्या है? फेस वैल्यू या अंकित मूल्य है। हमेशा डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू से क्या होगा? कम होगा। तो जो कम होगा वही आपका फायदा होगा। मान लीजिए एक टी बिल है जो 25,000 का है, जिसकी फेस वैल्यू 25,000 की है। ठीक, एक टी बिल है जिसकी फेस वैल्यू क्या है? 25,000 की है। इसे डिस्काउंट रेट यानी छूट पर 20,000 में आपने खरीद लिया, अपने पास 6 महीने रखे रहे, तो बाद में 6 महीने पूरा हो जाएगा, जब भुनाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 25,000 मिलेगा। आपने 20,000 में लिया था, आपको मिल कितना गया? 25,000। तो जो 5,000 का गैप है, जो 5,000 का गैप है, वही आपका प्रॉफिट है। समझ में आ गई बात? यही है टी बिल। यानी अगर हम टी बिल के बारे में कहें, यही है टी बिल। अगर हम टी बिल के बारे में कहें तो हम कह सकते हैं टी बिल हमेशा जारी, मनी मार्केट का उपकरण है, हमेशा 1 साल से कम के लिए जारी किया जाएगा। ठीक, और टी बिल भी एक प्रकार की प्रतिभूतियां ही होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं। तो हम कह सकते हैं टी बिल के बारे में कि यह कम समय की या लघु अवधि की, लघु अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां हैं। सरकारी प्रतिभूतियां हैं क्या है? लघु अवधि। थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, हम कह सकते हैं कि यह लघु अवधि की, हम कम कह सकते हैं कि अब टी बिल्स की विशेषता बता रहे हैं,
हम कह सकते हैं कि टी बिल्स लघु अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? सरकारी प्रतिभूतियां हैं, ठीक। यह लघु अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां हैं, पहली बात। हम दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि यह डिस्काउंट रेट पर जारी की जाती है। कह सकते हैं ना, सरकार क्या कर रही है? डिस्काउंट रेट पर लीजिए, डिस्काउंट रेट पर लीजिए, ठीक। या डिस्काउंट रेट पर जारी की जाती है, डिस्काउंट रेट पर जारी की जाती है। और भुनाया किस पर जाता है? मैच्योर होने पर भुनाया किस पर जाता है? फेस वैल्यू पर, अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है ना, ठीक। अंकित मूल्य पर इसे फेस वैल्यू, या हम कह सकते हैं अंकित मूल्य पर इसे फेस वैल्यू या अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? फेस वैल्यू या अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है, कह सकते हैं, ठीक। क्लियर हो गई बात? अब समझना, तीन विशेषता हो गई, इसकी चौथी विशेषता बता रहे हैं, जो मेन विशेषता, यह केवल केंद्र सरकार जारी करती है, केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकारें इसे जारी नहीं कर सकती, केवल केंद्र सरकार जारी करती, केवल केंद्र सरकार जारी करती है। यह इसकी मेन विशेषता है। यह क्या है? इसकी मेन विशेषता है। तो एक बार देखिए मेरी ओर, केंद्र की सरकार को पैसे की जरूरत, उसने कहा हम टी बिल छाप रहे हैं, 25,000 रुपये का एग्जाम्पल हमने दिया, टी बिल छाप दिए, या 25,000 क्या कहलाएगा? इसका फेस वैल्यू, अंकित मूल्य। इसे जब भी बेचा जाता है डिस्काउंट रेट यानी छूट पर बेचा जाता है, मान लीजिए डिस्काउंट रेट 20,000 का है, इन दोनों के बीच जो अंतर होगा वही आपका लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। आपने टी बिल्स खरीद लिया, आपने खरीद लिया, या आप ही लोग हो, तो आप सरकार को क्या दोगे? 20,000 दोगे, बाद में समय पूरा हो जाएगा, भुनाने के समय में आएगा, ठीक, तो सरकार को उसका टी बिल वापस कर दोगे, ये पैसा दे देगी। और जब सरकार पैसा देगी तो कितना देगी? जो फेस वैल्यू है। यह 1 साल से कम की यानी लघु अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां है, डिस्काउंट रेट पर जारी की जाती है, अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है, केवल केंद्र सरकार जारी करती है, ठीक। बताओ, या ऑनलाइन माध्यम से खरीद सकते हैं, आप सीधे ऑनलाइन जाइए, ठीक, समझ में आ गई बात में? आरबीआई की वेबसाइट पर जाइए, वहां से सीधे खरीद लिए, या किसी भी बैंक जाकर के बैंक के माध्यम से खरीद सकते हैं, या किसी भी शेयर मार्केट के ब्रोकर के पास आपने अकाउंट खुलवा लिया है, उस ब्रोकर के माध्यम से टी बिल्स खरीद सकते हैं, ठीक हो गया? रोहितास आकर के पूछ रहा है कि हेलो गाइज, कैसे हो सब लोग? आओ गाइज, मैं तुमको बताता हूं कैसे हैं सब लोग। तुझे ढूंढ ही रहा हूं मैं, ठीक। बता बेटवा, कुंडी बता बेटवा। अच्छा, सतीश कह रहे भुनाने का मतलब ये नहीं है कि टीवी आग में डाल करके भून दो। भुनाने का मतलब है मैच्योर हो गया, टाइम हो गया, सरकार ने अगर 6 महीने के लिए बेचा था तो 6 महीने हो गया, ये ले जाकर के दीजिए, ठीक ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब थोड़ी सी इसमें चीजें बताएंगे। टी बिल 3 प्रकार के होते हैं, 91 दिन का टी बिल, 182 दिन का टी बिल, 364 दिन का टी बिल, ठीक। समझ में आ गई बात? अनु, समझ में आ गई बेटा बात? देखना बात, टी बिल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। टी बिल 3 प्रकार के होते हैं, टी बिल्स 3 प्रकार के होते हैं। 91 दिन का टी बिल, 91 डे टी बिल, ठीक। एक 91 दिन वाला होता है, एक 182 दिन वाला होता है, और एक 364 दिन वाला होता है, 364 दिन। ये 3 प्रकार का टी बिल होता है, ठीक। यानी जो 91 दिन वाला है आपने खरीदा रखा 90 दिन, 91 दिन भुना लीजिए, टाइम हो गया। जो 182 दिन वाला खरीदा 6 महीना रखा, भुना लीजिए। एक 364 वाला खरीदा 364 दिन रखा, 365 दिन भुना लीजिए, क्योंकि मनी मार्केट है, 1 साल तक ही चलेगा, ठीक ठीक ना। आरबीआई की साइट पर जाइए, शेयर मार्केट में जाइए, स्टॉक एक्सचेंज में जाइए, ब्रोकर के पास खरीद लीजिए, ठीक। ये कह रहा है क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं? कोई भी भारत का नागरिक, इवन विदेश का भी कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति टी बिल खरीद सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक। समझ गए? तो टी बिल के बारे में एक दो बातें और जान लीजिए। या हमेशा इसकी खरीदारी क्या होती है? ऑनलाइन नीलामी द्वारा होती है। इसकी खरीदारी ऑनलाइन नीलामी द्वारा होती है, ऑनलाइन नीलामी द्वारा होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पर इसकी नीलामी होती है, अर्थात जब भी बेचना होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पर नीलामी हो जाती है, ठीक। समझ में आ गई बात? 3 प्रकार के टी बिल होते हैं। टी बिल कहा जाता है जो मिनिमम 25,000 या उसके मल्टीपल में छापे जाते हैं, 25,000 या उसके मल्टीपल में, 25,000 या उसके मल्टीपल में, यानी जो सबसे छोटा होगा वो 25,000 का होगा, अगर उससे बड़ा करना होगा 50,000 का छाप लीजिए, 75,000 का छाप लीजिए, 1,00,000 का छाप लीजिए, 1,25,000 का छाप लीजिए, 1,50,000 का छाप लीजिए, ठीक। अरे भुनाना का मतलब होता है समय पूरा हो गया तो जाइए टी बिल दीजिए और सरकार पैसा आपको दे देगी। ये कह रहे हैं कि इसमें रिस्क होता है क्या? नहीं, ये सरकार की प्रतिभूति है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक। और एक लाइन में जान लीजिए, आप सब लोग बारी बारी ना पूछे हम खरीद सकते हैं, नहीं, कोई भी खरीद सकता है। तो ये कहानी रही, ठीक, टी बिल्स की। चलिए भाई, जान दे रहे थे, पीपीटी पर भी दिखा दूं क्या? चलो आओ दिखा देता हूं। कई लोग बहुत टी बिल्स के बारे में चिंतित थे। 1 वर्ष से कम समय 364 दिन के लिए जारी की जाने वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इन सबका पीपीटी है, लेकिन जानबूझ करके मैं बोर्ड पर, हमने कहा ना इस चैप्टर में आपको कक्षा 5 के बच्चे की तरह पढ़ाऊंगा, ठीक। समझ गए? तो यह 1 वर्ष से कम समय के लिए जारी की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियां हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 91 दिन का टी बिल, 182 दिन टी बिल, 364 दिन टी बिल। डिस्काउंट, मान लो अगर बोर्ड पर नहीं समझाता तो एक लाइन में अगर लिख दूं कि डिस्काउंट रेट पर जारी किए जाते हैं और उसको केवल फेस वैल्यू, अंकित मूल्य जो होता है उसी पर भुनाया जाता है, तो इसको कैसे समझोगे? तो अगली विशेषता, डिस्काउंट रेट पर जारी होते हैं, अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू पर भुनाया जा सकता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया बात? अब देखो, इसमें छूट मिल रही है, ब्याज नहीं मिल रहा है, इसमें छूट मिल रही है, ब्याज नहीं मिल रहा है। और प्रतिभूतियों पर मिलने वाली ब्याज दर को कूपन दर कहते हैं, प्रतिभूतियों पर मिलने वाली ब्याज दर को कूपन दर कहते हैं। चूंकि इस पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, यानी इस पर 0 कूपन मिल रहा है। भाई प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट ब्याज के रूप में नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट छूट के रूप में मिल रहा है, ठीक। प्रॉफिट ब्याज के रूप में नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट किस रूप में मिल रहा है? छूट के रूप में मिल रहा है। तो हम, चूंकि इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, ठीक,
इसलिए इसे जीरो कूपन सिक्योरिटीज कहते हैं, जीरो कूपन प्रतिभूतियां कहते हैं, क्योंकि ये किसी इंटरेस्ट का आश्वासन नहीं देती हैं, किसी ब्याज का आश्वासन नहीं देती हैं, प्रॉफिट देती हैं, छूट के रूप में देती हैं, ब्याज के रूप में नहीं देती हैं। ठीक, 25,000 या उसके मल्टीपल पर जारी किए जाते हैं। राज्य सरकारें इन्हें जारी नहीं कर सकती, केवल केंद्र सरकार जारी करती है। इनकी नीलामी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से की जाती है, ऑनलाइन बिक्री होती है, कोई भी खरीद सकता है, एनी पर्सन खरीद सकता है। ठीक, हाँ, अगर देखा जाए तो बैंक हुआ, बीमा कंपनियां हुई, जो वित्तीय संस्थान है या इसके सामान्य खरीदार है, मतलब ज्यादा यही लोग खरीदते हैं, लेकिन खरीद कोई भी सकता है। ठीक, चलो बताया जाए। टेबिल समझ गए? यहां से बात शुरू हुआ था, पूरा टेबिल समझ गए? बताया जाए, पूरा टेबिल समझ गए? अच्छा पार्टी, दो चीज हमने बताया, ऐसे ही पढ़ेंगे बहुत इत्मीनान से इस स्ट्रक्चर को। कॉल मनी मार्केट, टेबिल, ये सब समझ गए? ठीक, हो गया ना? एकदम क्लियर है? एकदम आ गया? एकदम याद हो गया? अब आइए, अब एक है कैश मैनेजमेंट बिल, बिल्कुल टी बिल का भाई है। कैश मैनेजमेंट बिल, कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट बिल, इसमें सारे गुण टी बिल जैसे होते हैं, सब टी बिल जैसा होता है। बस कैश मैनेजमेंट बिल सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, 91 दिन से ये कम समय के लिए ही जारी किए जाते हैं, यानी जब भी जारी किए जाएंगे 91 दिन से कम समय के लिए जारी किए। ठीक, यानी कैश मैनेजमेंट बिल में सारे गुण किसके हैं? टी बिल पर। अर्थात कैश मैनेजमेंट बिल को भी फेस वैल्यू पर सरकार जारी करती है, कहती है आप डिस्काउंट रेट पर खरीद लीजिए, जब भुनाने आएगा तो हम फेस वैल्यू का पैसा दे देंगे। समझ में आ रही बात? ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम द्वारा होता है, सब कुछ वही गुण है। ठीक, जयेश, श्वेता बता। अच्छा आयुष करा सर, आपकी क्लास मैंने खजाना से कंप्लीट। अच्छा ठीक है, ठीक, चलो ठीक। एक करा सर गरीब बेरोजगारी वाला चैप्टर कब आएगा? पढ़ाऊंगा यार। इकोनॉमी में दरअसल लोगों ने क्या किया, इकोनॉमी का मतलब बना लिया है कि गरीबी है, बेरोजगारी है, उसको तो बहुत आसान है, उसको तो हम धुआं धुआं कर देंगे। पहले वो पढ़ो, यही यही सफलता का राज छुपा हुआ है। हमने कहा ना तुमसे, तुम्हें मैं इकोनॉमी के मामले में कोई तुम्हें बीट नहीं कर सकता, और इकोनॉमी के मामले में कब कोई नहीं बीट कर सकता। अन्य जगह जाओगे, अन्य लोग पढ़ाते हैं, गरीबी ये पढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी ये पढ़ा रहे हैं, महंगाई ये पढ़ा रहे हैं, ये सब छोटे छोटे की बात जानते हैं हम। ये कह रहा है बिल को भुनाने के लिए खाते में सोता वाला, बस एक अंतर है, इसे हमेशा 91 दिन से कम समय के लिए ही जारी किया जाएगा। तो जितना करेक्टर टी बिल का है वही कैश मैनेजमेंट बिल का है। ठीक, इसे भी केवल केंद्र सरकार जारी करेगी, राज्य सरकार ही नहीं जारी करेगी। ठीक हो गया? तो कैश मैनेजमेंट बिल। अब आओ इधर आओ, उपकरण पर आ जाओ। कहा गया? आ जाओ। पढ़ लिए कॉल मनी मार्केट? ठीक, टी बिल पढ़ लिए, सीएमबी पढ़ लिए, पढ़ लिए ना? इन तीनों में कोई दिक्कत? ठीक, सब कुछ सेम होगा, डिस्काउंट डिस्काउंट सब कुछ सेम होगा। एक पूछ रहा सरकार को क्या फायदा? सरकार को जब कोई प्रोजेक्ट चलाना होता है, पैसे की जरूरत होती है, तो सरकार नोट थोड़ा छापती है, ऐसे टी बिल सीएमबी ओमी जारी करके पैसा ले लेती है, काम करती है, उसके बाद पैसा चुका देती है। ठीक ठीक, कमर्शियल डिपॉजिट नहीं, इसका नाम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। सीडी की बात करते हैं, सीडी, इसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और इसको समझा दें, सीडी पर आ जाए? ठीक, आ जाओ जाओ, चलो। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक, आइए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक, इसे कहते हैं जमा पत्र। क्या कहते हैं? जमा पत्र। आइए समझाते हैं इसको, ऐसे नहीं समझ पाओगे, ऐसे समझाते हैं। जमा पत्र, ठीक, जमा पत्र, इसको समझाते हैं। सीडी, टॉपिक क्या है? सीडी, जमा पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी। अब देखो होता क्या है, ये बैंक है, मान लीजिए, समझना, ये बैंक है, ये कोई बैंक है, पूरा बेसिक से बता रहा हूं, ये कोई बैंक है। ठीक, यहां लिख दिए कोई बैंक है। होता क्या है कि लोगों ने पैसा क्या है, बैंक में डिपॉजिट किया है। लोगों ने पैसा क्या किया है? बैंक में डिपॉजिट किया है, जमा किया है। ठीक, और इसी पैसे को बैंक वाले आगे लोन के रूप में आगे बढ़ाते हैं, यह बेसिक प्रक्रिया। लेकिन होता क्या है कि दो समय, त्योहारों के सीजन में, अगर मान लीजिए त्योहार का सीजन है,
होली, दीपावली, दशहरा, त्योहार का सीजन और शादियों का सीजन। शादियों का सीजन, त्योहार का सीजन है और शादियों का सीजन। ठीक, त्योहार का सीजन है और शादियों का सीजन है। तो त्योहार के सीजन में और शादियों के सीजन में होता क्या है कि लोग अपना पैसा क्या करने लगते हैं, निकालने लगते हैं, पैसा निकालने लगते हैं, पैसा निकालने लगते हैं। ठीक, समझना बात को, पैसा निकालने लगेंगे। अब उसी समय मान लीजिए बैंक को, उसी समय सब लोग पैसा निकाल रहे हैं, उसी समय बैंक को किसी को लोन देना हो, उसी समय बैंक को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, इन्वेस्ट करना हो, किसी को लोन देना हो, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, तो बैंक बेचारा परेशान, उसके पास तो जो पैसा सब लोग निकाल रहे हैं, बैंक बेचारा नया लोन दे ही नहीं पा रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर ही नहीं पा रहा है। तो बैंक एक बहुत बढ़िया जुगाड़ लगाता है। जुगाड़ क्या लगाता है? ठीक, जुगाड़ जो लगाता है उसे ही सीडी कहते हैं। ठीक ठीक, तो बैंक जुगाड़ क्या लगाता है? ये बैंक क्या करेगा? ये बैंक करेगा क्या? ठीक, ये बैंक कहेगा, ये बैंक कहेगा कि मैं एक पेपर जारी कर रहा हूं। बैंक एक क्या कर देगा? पेपर जारी कर। ये बैंक कहेगा, ये बैंक कहेगा कि हम एक पेपर जारी कर रहे हैं जिसका नाम रख देते हैं सीडी। ठीक, जिसका नाम है सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसका सीडी नाम क्यों है? देखो, बैंक कहता है कि देखिए भाई, मैंने एक पेपर जारी कर दिया है, इसकी कीमत रख दी है 1 लाख। 1 लाख, इस पेपर की कीमत क्या है? 1 लाख। लेकिन बैंक कहता है 1 लाख तो इसका अंकित मूल्य है। इसका क्या है? अंकित मूल्य है। हम इसे ठीक छूट पर बेचेंगे, हम इसे छूट पर बेचेंगे, यानी डिस्काउंट पर बेचेंगे। और बैंक कहता है कि देखिए, हमने तो डिस्काउंट दे दिया, हर पर कितना डिस्काउंट है बैंक लिख देता है। मान लो 1 लाख का कागज है, बैंक कह रहा है कि हम इसको 95,000 में, ठीक 95,000 में बेच रहे हैं, यानी 95,000 की छूट पर बेच रहा था, 5,000 का छूट दे रहे हैं। यानी आप इस पेपर को खरीदिए, बैंक कहता है आप इस पेपर को खरीदिए और 95,000 हमको क्या दे दीजिए? जमा कर दीजिए, दे दीजिए हमको। जितने दिनों तक के लिए हम बेच रहे हैं उतने दिनों तक यह पेपर आपके पास, या पेपर कहां रहेगा? आपके पास। या सीडी कहां रहेगी? आपके पास। और आपने क्या दे दिया? पैसा। बैंक कहता है कि जब ये सीडी मैच्योर हो जाएगी, जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा, तो हम आपको क्या लौटा देंगे? हम आपको पैसा लौटा देंगे। और कितना पैसा लौटाएंगे? जितना हमने 1 लाख लिखा हुआ है, इसको हम लौटा देंगे और आप हमारा ये सीडी लौटा दीजिए। यानी इस पेपर के माध्यम से बैंक लोगों का पैसा बैंक ले आ रहा है अपने यहाँ। बैंक कह रहा है ये खाता होता खोलने वाला सिस्टम नहीं है कि आप सेविंग अकाउंट खोलिए, करेंट अकाउंट खोलिए, हमारे यहाँ पैसा जमा कीजिए, हम ठीक ना, हम आपको ब्याज देंगे, सब सिस्टम नहीं है। बैंक कहता है आइए सीडी खरीदिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदिए, या कागज खरीदिए। बात हो गई, समझ में आ गई बात? तो बैंक इस जुगाड़ से पैसे ला लेता है। साथ साथ बैंक ये भी कहता है कि देखिए, अगर आप भारी मात्रा में खरीदने आएंगे, अगर आप भारी मात्रा में खरीदने आएंगे, तो हम एक सीडी पर हम कह रहे हैं कि चलिए हम 5,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, 8,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप भारी मात्रा में खरीदने आएंगे तो हम निगोशिएबल भी है, मतलब हम बातचीत कर लेंगे, हम मोल भाव कर लेंगे। यानी सीडी निगोशिएबल भी होती है। अर्थात अगर एक सीडी खरीदने गए तो बैंक कहेगा देखिए भैया 1 लाख की सीडी है, 95,000 पर बेच रहे हैं, ले जाइए, हमको 95,000 दीजिए, हमारा कागज ले जाइए। लेकिन आप बैंक से जाकर हम 100 करोड़ का सीडी खरीदने जाते हैं तो बैंक आपसे मोल भाव करेगा। आप कहिए देखिए हमको 100 करोड़ खरीदना, मोल भाव कर लीजिए। बैंक कहेगा चलिए ठीक, आपके लिए हम 94,000 ही कर देते हैं। आप 1,000 करोड़ का खरीदने जाइए, बैंक कहेगा ठीक है, आपके लिए हम 93,000 ही कर देते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? यानी यह क्या है? मोल भाव करने योग्य है। ठीक, या जो सीडी है वह 2 लोग जारी करते हैं, बैंक जारी करता है और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थान है, वो भी सीडी जारी करते हैं। ठीक, अब दीपिका कह रही है इससे आम लोगों का क्या फायदा है? मान लीजिए दीपिका जी, आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आप मार्केट में जाइए, इसीलिए कहते हैं इकोनॉमी का ज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, जीवन भर। आपके पास 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, अब बैंक में जाइए, देखिए अच्छा सीडी पर अच्छा रेट मिल रहा है, 5 लाख रुपए का सीडी खरीद करके रख लीजिए ऑनलाइन। 6 महीने बाद टाइम पूरा हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने जितने का है खरीद लीजिए, टाइम पूरा हो जाएगा, आप सीडी बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, ममता करी इसमें हम लोगों का क्या फायदा है? तो तुम लोगों का फायदा है पढ़ो और समझो, और इसको पढ़ के एग्जाम पास करो। और दूसरी चीज ये भी समझो कि कितने उपकरण घूम रहे हैं, पैसा कमाने के कितने तरीके घूम रहे हैं, ये भी समझो। ठीक, पैसा वाइट तरीके से खूब कमाया जा सकता है। समझ में आ गई बात? इसे सिर्फ बैंक और वित्तीय संस्थान जारी करते हैं, आरबीआई इस पर निगरानी रखता है। इसीलिए जब सीडी जारी की जाती है तो आरबीआई कहता है कि आप ग्राहक को कुछ प्रॉमिस कीजिए, आप ग्राहक को प्रॉमिस कीजिए कि आप हमारी सीडी खरीदिए, यह सुरक्षित है, हम जिस दिन मैच्योर होगा समय पर भुगतान करेंगे, और यह सारा प्रॉमिस सीडी के सबसे ऊपर लिख दीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि सीडी एक प्रोमिसरी नोट्स होता है, एक वचनबद्ध पत्र होता है, बैंकों द्वारा जारी किया गया यह एक वचनबद्ध ठीक पत्र होता है, एक प्रॉमिसरी नोट्स होता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये बोले कि इसमें हम लोगों को कोई फायदा होगा, समझ में आ गई बात? अब देखो, इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इस पर छूट मिलेगा। आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट ब्याज दर के रूप में नहीं मिल रहा है। ठीक, प्रॉफिट ब्याज दर के रूप में नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट किस रूप में मिल रहा है? ठीक, छूट के रूप में मिल रहा है। समझ में आ गई बात? प्रॉफिट किसके रूप में? प्रॉफिट है भैया 1 लाख की सीडी 95,000 बिक रही है, कह रहा है छूट पर बेचेंगे, और पैसा होता है और छूट देंगे, मोल भाव कर लेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंकों के अलावा तमाम वित्तीय संस्थान होते हैं, एलआईसी होती है, पेंशन फंड होता है, तमाम प्रकार की एनबीएफसी होती है, तमाम प्रकार के डेवलपमेंट बैंक होते हैं, दुनिया भर के होते हैं, सबको वित्तीय संस्थानों में माना जाता है। ठीक, यानी कुल मिलाजुला करके अगर हम बात कुछ यूं करें, ठीक, कि बैंक, कुल मिलाजुला करके हम बात यूं करें कि बैंक क्या जारी करते हैं?
पॉइंट नंबर एक पेपर जारी करते हैं, जिस पेपर को क्या कहा जाता है, सीडी कहा जाता है। ठीक, सीडी कहा जाता है। या सीडी, आरबीआई कहती है वचन दो, इसके वादे को लिखो, सब पालन करना है, तो हम कहते हैं सीडी एक प्रकार का वचनबद्धता पत्र है, प्रोमिसरी नोट्स है, प्रोमिसरी नोट्स है। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तीसरी, हर सीडी पर 1,00,000 का अंकित मूल्य होता है। यानी सीडी कितने की जारी की जाती है, सीडी जो मिनिमम जारी की जाएगी वह कितने की होगी, 1,00,000 की होगी, 1,00,000 की होगी और या 1,00,000 के मल्टीपल में होगी। ठीक, तो अंकित मूल्य होता है, अर्थात सीडी 1,00,000 या उसके मल्टीपल में जारी की जाती है, 1,00,000 या उसके मल्टीपल में जारी की जाती है। चौथा, सीडी आप किस पर खरीदते हैं, तो आप डिस्काउंट पर खरीदते हैं, डिस्काउंट पर खरीदते हैं। समझ में आ गई बात, सीडी किस पर खरीदते हैं, तो डिस्काउंट पर ही खरीदते हैं। क्लियर हो गई बात में। फिर जब समय पूरी हो जाएगा तो जो भी अंकित मूल्य है, जो भी अंकित मूल्य है उसके बराबर पैसा मिल जाएगा। आप भारी मात्रा में खरीदते हैं तो मोल भाव कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं। कौन जारी करता है, तो बैंक और वित्तीय संस्थान, या इसकी मोटी इंफॉर्मेशन रहे। इतनी बात समझ गए। अब इसमें पीपीटी पर आएंगे, एक दो इंफॉर्मेशन और देंगे, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पहले बताओ, इतना समझ गए, ठीक, बताओ, ठीक। इसीलिए कहते हैं अगर व्यक्ति को इकोनॉमी की समझ है, मैं कहता हूं ना कि मेरा विद्यार्थी, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तुम्हारा विद्यार्थी हमेशा पैसे वाला होगा। कैसे मैं कहता हूं, अरे भैया इतना तुमको इंस्ट्रूमेंट समझा दूंगा कि अगर जिंदगी में एक बार मेहनत करके 10 लाख भी कमा लिया ना, तो उस 10 लाख को आप 5 तरीके से 1 करोड़ में बदल दोगे, 10 करोड़ में बदल दोगे, 50 करोड़ में बदल दोगे, 100 करोड़ में बदल दोगे। समझ में आ गई बात, समझ गई बात। अगर मैं आपसे दावे करता हूं, याद रखिएगा, मैं उस दौर, मैं कौटिल्य की परंपरा का शिक्षक हूं, वो मेरे आदर्श हैं, ठीक। और कौटिल्य कहते हैं विद्यार्थी को पढ़ाओ मत, उसका निर्माण करो, इस रूप में निर्माण करो कि जीवन और समाज में कहीं भी किसी भी मुकाम पर हो वो सफल हो। इसे पढ़ करके, यही है असली इकोनॉमी, से पढ़ करके आईएएस तो बनेंगे, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन है जो इस कदर पढ़ाता है, लोग पहले आसान टॉपिक क्लास में पहले पढ़ाते हैं, मैं कठिन वाला पढ़ाता हूं, कॉन्फिडेंस जगता है। जब ये सब आप सीख ले रहे हैं तो जब कृषि आएगी, वितरण प्रणाली आएगी, ये सब आएगा, गरीबी बेरोजगारी महंगाई आएगी, तो ये सब ऐसे धुआं धुआं कर दोगे। ठीक, समझ गए ना। अब आइए, यहां तक समझ गए, यहां तक समझ गए। अब इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन एक दो ऐसे है डालते हैं, तो आइए बात करते हैं। ठीक, श्वेता की पीपीटी पर, श्वेता पीपीटी के लिए मुझसे लड़ती है, इसलिए मैंने पीपीटी का नाम रख दिया श्वेता की पीपीटी। तो आइए बात करते हैं। तो सीडी या एक निगोशिएबल यानी मोल भाव करने योग्य प्रोमिसरी नोट्स हैं, वचन पत्र हैं, आप मोल भाव कर सकते हैं। ठीक, बैंक और वित्तीय संस्थान सीडी जारी करते हैं। सीडी की फेस वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1,00,000 होती है। इसे डिस्काउंट पर जारी किया जाता है, लेकिन डिस्काउंट के साथ साथ आप सीडी जारी करने वाले से मोल भाव कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि यह निगोशिएबल है। ठीक, समझ में आ गई बात। अगली बात, अब एक दो पॉइंट जानना, जितने भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है और जितने वित्तीय संस्थान है यही सीडी जारी कर सकते हैं। जितने भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है और जितने वित्तीय संस्थान है यही सीडी जारी कर सकते हैं। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सीडी जारी करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब सीडी नहीं जारी कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बहुत घाटे में चल रहे हैं, सरकार उनका विलय मूल बैंक में कर रही है। ठीक, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। याद रखना, जो डिस्काउंट रेट होता है वह जारी करता यानी बैंक और खरीदार के बीच बातचीत करके निर्धारित होता है। 30 दिन से लेकर के और 1 साल के बीच की सीडी बैंक जारी कर सकते हैं। यानी जब भी बैंक जारी करेगा तो वह 30 दिन से लेकर के 1 साल के बीच की जारी कर सकता है। यानी जो सबसे न्यूनतम जारी कर सकता है वो 1 महीने की, 30 दिन का मतलब 1 महीने की, और 1 साल के बीच मतलब 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, जितनी की जरूरत है। आपने 1 महीने की सीडी खरीद ली है, बैंक को 1 महीने के पैसे की जरूरत है, 1 महीने की सीडी खरीद ली है, ठीक है, 30वें दिन उसे दे दीजिएगा, पैसा दे देगा। 2 महीने की जारी कर दिया, 3 महीने की जारी कर दिया, 5 महीने की जारी कर दिया। समझ में आ गई बात। तो जो बैंक है वह 1 महीने से लेकर के यानी 30 दिन से लेकर के 1 साल की सीडी जारी कर सकते हैं। जो वित्तीय संस्थान है वह 1 साल से 3 साल के बीच की सीडी जारी कर सकते हैं। ठीक, जो वित्तीय संस्थान है वह 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच की सीडी जारी कर सकते हैं। या 1,00,000 या इसकी और उसके मल्टीपल में जारी होती है। जब भी जारी होगी 1,00,000 और उसके मल्टीपल में जारी होगी। कोई भी व्यक्ति एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कारपोरेट, कोई भी निगम, कोई भी कंपनी, कोई बैंक भी दूसरे बैंक की सीडी खरीद करके रख सकते हैं। यही कहानी सीडी की है, यही दुनिया सीडी की है। ठीक सुल्तान कह रहा है सर कभी तो टाइम पर छोड़ दिया कीजिए। भैया बैंक नहीं, बैंक सिर्फ इसे, अब ये बात है, अब कई लोग कहेंगे कि ये मुद्रा बाजार का उपकरण होते हुए भी ये 1 साल से 3 साल कैसे होगा। तो वित्तीय संस्थानों को थोड़ी सीडी के मामले में छूट दी गई है कि हो तो मुद्रा बाजार में ही, लेकिन अपवाद मान लिया गया है। जैसे नियम का अपवाद होता है ना, कहा जाता है सीडी मुद्रा बाजार की है, लेकिन अपवाद स्वरूप वित्तीय संस्थानों को 1 साल से 3 साल की छूट दे दी गई। आज जितना पढ़े, आज आपने इतनी चीजें पढ़ी नहीं, आज आपने CAR पढ़ा, टॉपिक कवर वाले दिखाते, आज आपने कितना पढ़ा। ठीक, आज आपने देखो, आज देखो देखो अच्छे से पढ़ते हो तो आप लोगों का ही भला है। आज आप लोग CA नॉर्म्स, आज आप लोगों ने पढ़ा में अंतर समझा, आपने पढ़ा CMB कैश मैनेजमेंट बिल पढ़ा। ठीक, फिर आपने टेबल्स पढ़ा, सीडी पढ़ा, फिर आपने पढ़ा सीडी। ठीक, सर्टिफिकेट। ऐसे ही मेरा साथ दीजिए, जैसा आज राजकुमार, अच्छा ये तो दिखता है, मोहम्मद निशान भी नहीं समझ में आया। अरे जो विशेष मैं आपको कंट्रोल करते थकताते, फिर देखो बहुत सारी बातें होंगी। ठीक ना, मुझ पर भरोसा।
कि वादा पूरा, जो मैंने वादा किया था वो पूरा कर रहा हूं।